फेसबुक हो गए, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ये हमें ट्रैक करते हैं। ये आपका डेटा आपके कंसेंट के बगैर फेसबुक जो है वो ट्रेन कर सकता है। आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, और अगर आपको फेसबुक का शेयर बटन या लाइक बटन नज़र आता है, अक्सर आता है। तो वो वेबसाइट भी आपको ट्रैक कर रही होती हैं, और इसी वजह से फेसबुक फ्री है। तो मॉडल यही है कि वो आपका डेटा एक तरीके से सेल करें एडवर्टाइजर्स में। हम एयरपोर्ट्स पे जाएं या किसी ऐसी जगह पे जाएं तो वहाँ का वाईफाई हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए। हमारी डिवाइस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। कितनी ये बात सच हो सकती है। और जो फ्री वाईफाई हैं, स्पेशली जो एयरपोर्ट के ऊपर वाईफाई है, उसको इफ यू आर लाइक एन इंडिविजुअल इज एट हाई रिस्क। कहीं आप जाते हैं और आप किसी का मोबाइल चार्जर लगा लें और उस मोबाइल चार्जर के अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपका पूरा मोबाइल कॉपी कर लेती है। या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, आप गूगल कर लें OMG केबल, आपके पासवर्ड भी कॉपी कर सकते हैं, आपका डेटा भी कॉपी कर सकते हैं, आपकी पिक्चर्स भी कॉपी कर सकते हैं। तो कार्ड मेरी पॉकेट में हो, कोई मशीन पीछे लगा दे, आके गुजर जाए वो, तो पैसे निकाल लेगा मेरे। और ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसी डिवाइसेस हैं लोगों के साथ हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह होता है कि वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं या वो फ्यूल रिफ़िल करवाने जा रहे हैं, तो वो अपना कार्ड दे देते हैं। वो कार्ड ले जाता है और वो कार्ड ले जाके उसकी डिटेल्स नोट कर लेता है, और नोट करके वो वेबसाइट्स के ऊपर ट्रांजेक्शन्स जो है ना वो कर लेते होते हैं। पर टिकटॉकर्स का तो ये सीन बन गया हो ना, उनकी लीक्स रुकती नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है एक चीज़ लीक होती है, आपने उस सेलिब्रिटी का नाम ही नहीं सुना हो, अचानक से जो है ना XYZ वीडियो लीक वायरल, समथिंग लाइक दैट। तो ये फिर ट्रेंड क्या हिट होने के लिए करते हैं लोग? आपके सवाल में आपके जवाब था। अगर हम किसी का इंस्टाग्राम की, क्योंकि उसके पास इतने हर डायमेंशन की तस्वीर होनी जी। है, वो उठा के हम किसी ऐसे डीप फेक इंजन को देते हैं जो उस पर वीडियोस बना सकता है, जी। तो वो बना के दे सकता है। बिल्कुल बना के दे सकता है। बन रही हैं, कितने लोगों को इस तरीके से विक्टिमाइज किया गया। मैंने खुद 2020 में एक केस देखा था जिसमें एक खातून को ब्लैकमेल किया जा रहा था उसकी डीप फेक से, और जब हम उस बंदे तक पहुँचे, ही हैड पिक्चर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अदर वुमेन जिनको वो इसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा था। इतना सिक्योर कर रहे हैं सब लोग अपना डाटा। यूएस को देख लें, रशिया को देख लें, अपनी अपनी जगह पे सारे डाटा सिक्योर कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक खबर आती है कि नादरा से 27 लाख लोगों का डाटा लीक हुआ। लेकिन जहाँ डेटा होता है वहाँ डेटा ब्रीचेस होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, 92 पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूं महर ज़िशान और आज मेरे साथ मौजूद हैं राफ़े बलोच, एथिकल हैकर हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि AI किस तरह हमारी ज़िंदगियों पर असरअंदाज होगा, कितनी जॉब्स खाएगा, व्हाट्सएप डाटा किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, हमें फेसबुक और डिफरेंट वेबसाइट्स जो हैं वो हमें हमारा डाटा मॉनिटर करके हमें किस तरह कंट्रोल कर रही हैं, और किस तरह हम इनसे बच सकते हैं। हम अपने बैंक्स को किस तरह सिक्योर कर सकते हैं और अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को हम किस तरह बचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्लाह इज़ बिन काइंड। आप बताएं। इट्स बिन सो लॉन्ग। या क्वाइट लॉन्ग। 2006 अपनी जब इस शक्ल से गुजरी गालिब। 2016-17 में जब मेरी आपसे मुलाकात हुई थी तो हमने उस वक्त थी डार्क वेब पे बात की थी। तो अब जो सिचुएशन है, अब तो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक हद तक आगे जा चुकी है। अब AI इंटीग्रेट हो चुका है। जिस दिन चैट GPT लॉन्च हुआ उस दिन डार्क वेब पे फ्रॉड GPT भी लॉन्च हुआ। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? क्योंकि हम तो 2016-17 में ही हम तो डेविस्टेशन का शिकार थे और हमें ये था कि भाई पता नहीं दुनिया किस साइड पे जा रही है। अब तो और खौफनाक सिचुएशन लग रही है। क्या कहते हैं आप इस पर? हाँ, डेफिनेटली। और उस वक्त जो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए फॉर इंस्टेंस जो टूल्स इस्तेमाल होते थे या जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती थी और वहाँ से इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के लिए, अब ज़रा जो चीज़ें जो हैं वो मज़ीद चैट GPT की मदद से और बहुत सारे और LLM इंजन्स की मदद से ना मज़ीद आसान होती हैं। बहुत सारी और ऐसी सर्च इंजन्स जो हैं वो मावर वजूद में आई हैं जिनकी मदद से अब आप बड़े इजीली डार्क वेब से इंफॉर्मेशन जो है ना आप सर्च कर सकते हैं। ये वो चीज़ थी जो उस वक्त जिस वक्त हमने ये एक प्रोग्राम किया था, तो यू हैड टू मैन्युअली गो इन और आपको डार्क वेब में सर्च करनी पड़ती थी अगर कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो या अगर आपको कोई सर्विसेज कोई हायर करनी है वहाँ पे, कोई फेक पासपोर्ट्स बनवाने हो या स्टोलन पासपोर्ट्स उसके जो लोग कारोबार करते थे उन तक रसाई हासिल करने के लिए आपको बड़ी एफर्ट करनी पड़ती थी। अब जो है ना काम ज़रा एफर्टलेस होता जा रहा है और जिनके पास टेक्निकल डीप नॉलेज नहीं भी है वो भी चैट GPT की मदद से या जितने भी LLM जेमिनी वगैरह की मदद से जो है ना बड़े इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो प्रोग्रामिंग है, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू राइट कोड कैन
allow you to shape world, in different ways. तो राफे मुझे ये बताइएगा कि मेलवेयर लिखना मुश्किल होता था, तो अभी कोई इस तरह का भी मैंने सुना है कि कोई चैटबॉट आ चुका है जो कि आपके लिए मेलवेयर भी पूरा लिख देता है, डार्क वेब पे अवेलेबल है। एग्जैक्टली और वो सिर्फ प्रॉम्प्ट के ऊपर, क्योंकि जो ये LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, या जैसे कि चैट GPT है, जेमिनाई है, इन्होंने जो चीज़ आसान की है आपके लिए वो ये है कि आप डिफरेंट टेक्स्ट से या प्रॉम्प्ट से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, आप टेक्स्ट जनरेट कर सकते हैं जिसमें कोड भी आता है, तो आप कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स कोडिंग की जो नॉलेज है, फिर स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होना, इसके लिए ये आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम डेडिकेट करना पड़ता था ये काम करने के लिए। अब आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। अब तो इस तरह के टूल्स भी आ गए हैं जिसमें आप अगर उनको ये बताएं कि मैं एक एंड्रॉयड की ऐप लिखना चाह रहा हूँ जो कि एक लेजिटिमेट ऐप को मिमिक करे, मिसाल के तौर पे किसी बैंकिंग ऐप को मिमिक करे या ब्लड डोनेशन ऐप को मिमिक करे, और उसमें माइक्रोफोन की परमिशंस या कैमराज की परमिशन जो है ना वो अक्वायर कर रही हो इन अ वे कि वो यूज़र को लेजिटिमेट लगे। कि अगर फॉर इंस्टेंस QR कोड की स्कैनिंग की एबिलिटी दे रहे हैं तो आपको कैमरा परमिशंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो लेजिटिमेट फंक्शनैलिटी के बिहाइंड आपका मेलवेयर जो है ना वो हाइड कर सकता है। इस चीज़ को आसान बनाया है आपकी LLM ने। तो ये जितने LLM हैं ये इन्होंने तो हर बंदे को जिसमें भी थोड़ी सी टेक्निकलिटी या जिसके दिमाग में थोड़ा सा भी फ्रॉड चल रहा है उसको तो हैकर बना दिया उन्होंने इस तरह से। यस, देखें इन्फॉर्मेशन तो इस तरह की पहले भी अवेलेबल थी इंटरनेट के ऊपर। अगर आपने मेलवेयर बनाना है, आपने बॉम्ब बनाना है, तो आपको केमिकल्स मिल जाते हैं, कोई इतनी बड़ा मसला नहीं, वो आपको बता देंगे कौन कौन से केमिकल्स किस क्वांटिटी में इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से आपको अगर मेलवेयर बनाना है तो उसकी रेसिपी या उसके कोड के जो स्निपेट्स हैं वो आपको मिलते थे। लेकिन अब जैसे कि हम एक रिसेंटली एक एंगेजमेंट में थे, एन ऑफिशियल एंगेजमेंट, पेन टेस्ट कर रहे थे हम एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसमें एक मशहूर एंटीवायरस था क्राउड स्ट्राइक। वो हमारे मेलवेयर को, लिखे हुए मेलवेयर को बाईपास नहीं होने दे रहा था, वो डिटेक्ट कर रहा था। तो हमने उस प्रोग्राम को चैट GPT को दिया और उसमें हमने उनको कहा कि उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस करें, उसमें लेजिटमेट फंक्शनैलिटी ऐड करें और उसमें कोड के अंदर जो सर्टन एस्पेक्ट्स हैं उनको वो चेंज करें ताकि वो लेजिटमेट फंक्शनैलिटी लगे। क्योंकि मोस्टली जो एंटीवायरस इंजन्स हैं या EDRs हैं ये बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शंस करते हैं। एंड टू आवर सरप्राइज इट टुक अस 5 मिनट्स टू बाईपास दैट एंटीवायरस। अब यही काम ऐसा होता था जिसमें कई कई दिन लग जाते थे। ऑफ कोर्स विद द राइट टेक्निक आप जल्दी भी कर सकते हैं, बट मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि एंट्री लेवल बैरियर बड़ा मैटर करता है। अभी एक फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रोग्रामिंग का स्टूडेंट है जिसको बेसिक प्रोग्रामिंग की नॉलेज है वो भी मेलवेयर, एक सोफिस्टिकेटेड मेलवेयर लिख सकता है चैट GPT की मदद से। सिर्फ प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करके। Prompts लोगों ने बेसिकली आपने सिर्फ ये कहना है कि एक ब्लड डोनेशन की एप्लीकेशन बनाएं जो कि कैमरा की और माइक्रोफोन की और XYZ लोकेशन की परमिशन ले, तो आपको वो APK का कोड जनरेट होकर मिल जाएगा। अच्छा, आपको वो पूरा APK आ और जाएगा आप और आप वो उसको लिंक सेंड कर दें, वो इंस्टॉल हो और जाएगा। आप उसको अगर कहें कि इस प्रोसेस को ऑटोमेट करें, जिसे एजेंटिक AI कहते हैं, जो ऑटोनमसली काम कर रही होती है, कि इस प्रोसेस को ऑटोमेट करके प्ले स्टोर के ऊपर डिप्लॉय करें तो वो भी हो जाएगा। तो प्ले स्टोर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? प्ले स्टोर डिटेक्ट करता है, लेकिन ऑब्वियसली अगर आप उस पर लिखें कि प्रॉम्प्ट लिखें कि इसको म्यूटेट करें, तब तक जब तक प्ले स्टोर की प्रोटेक्शन बाईपास नहीं होती तो वो हो जाती है। ये डीप फेक वाला मैकेनिज्म है ना, कुछ भी, या मोर और लेस उनके डिफेंसेस भी हैं। लेकिन पहले हमें सोफिस्टिकेटेड मेलवेयर बनाने के लिए एक हाई लेवल का बंदा चाहिए होता था। अब कोई बंदा भी जिसको नॉर्मल थोड़ा बहुत टेक का नॉलेज है वो मेलवेयर लिख लेगा और वो आगे उसको डिप्लॉय कर लेगा। यस, ये मेरा आर्गुमेंट है। बहुत डेंजरस सिचुएशन। देखें, मार्क ज़करबर्ग ने जो रोगन के साथ एक पॉडकास्ट की है, मैं इनकरेज करूँगा कि जो लोग टेक में वो ज़रूर देखें। उसने ये पेशन गोई की कि 2025 के एंड तक जो मिड लेवल इंजीनियर्स होंगे जो कोडिंग करते हैं, एंट्री लेवल नहीं, मिड लेवल, हम उनको रिप्लेस कर देंगे विद AI। और यही कुछ जो NVIDIA के CEO ने भी ये बात की है कि प्रोग्रामर्स जो है ना रिप्लेस हो रहे हैं। तो ये तो जॉब्स खत्म हो जाएंगी लोगों की। कितनी AI की वजह से कितनी की जॉब्स हैं जो आप समझते हैं, आप बेहतर जानते हैं, जो कि ख़तरे में हैं, जो कि अगले 4-5 साल में हमें ख़त्म होती नज़र आएंगी? वेल आई मीन इस पर डिफरेंट एस्टिमेट्स हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपना इसमें एस्टिमेट दिया हुआ है, IMF अपना इसके ऊपर एस्टिमेट दे रहा है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर अपना एस्टिमेट दे रही है, लेकिन कुछ 30 to 40% एक्सपेक्टेड है कि जॉब्स रिडंडेंट हो जाएंगी। 30 to 40%। और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं। और मज़े की बात ये है कि ये एक ऐसा रेवोल्यूशन है दुनिया का जो वाइट कॉलर जॉब्स को रिप्लेस कर रहा है। दुनिया में जितने भी रेवोल्यूशंस आए हैं इससे पहले, टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है, जैसे स्टीम इंजन आई है और दूसरे रेवोल्यूशंस आए हैं, उन्होंने अक्सर और बेशतर ब्लू कॉलर जॉब्स को रिप्लेस किया है।
ऑटोमेशन के थ्रू, मशीनरी के थ्रू। ये वो वाहिद रेवोल्यूशन है जिसने वाइट कॉलर को जो वाइट कॉलर को रिप्लेस कर रहा है। और आप ये देखें कि मेरा एक दोस्त है, वो आर्टिकल राइटिंग का बिजनेस करता है, बड़े पैमाने पे करता था। तो ही हैड अराउंड 100+ राइटर्स जो उसके लिए काम करते थे, जो आर्टिकल्स लिखते थे। उसने 90% अपना स्टाफ फायर कर दिया है, क्योंकि वो 10 राइटर्स जो हैं बाय यूजिंग LLM इंजन्स, उन्होंने अपने एक LLM मॉडल बना लिया है चैट GPT की मदद से, और डिफरेंट जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स हैं, अब उनको वही काम करने के लिए 10 लोग चाहिए। अच्छा, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा LLM होता क्या ये एक्सप्लेन कर दें। वेल, जो GPT है ना, ये जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर कहते हैं इसको। सो ये आप समझ लें कि टेक्स्ट की मदद से आप इमेजेस जनरेट करें और वीडियो को जनरेट करना, कोड को जनरेट करना, इस प्रोसेस को LLM ने जो है ना आसान बना दिया है, जो कि पहले बड़ा डिफ़िकल्ट होता था। जो प्राइमरी चीज़ जो चैट GPT ने और इन LLMs ने चेंज की है कि दे आर एबल टू सॉर्ट ऑफ प्रेडिक्ट द कॉन्टेक्स्ट। द वे इट वर्क्स इज़ कि आप उसको, लेट से अगर आप चैट GPT को ना एक पैराग्राफ दें ना, और आप पैराग्राफ इनकम्प्लीट दें और आप उसको कहें कि कंप्लीट दिस पैराग्राफ, तो बिल्कुल एक्यूरेटली वो कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि उसको वो पूरे उस सारे के सारे सेंटेंस को वर्ड बाय वर्ड वो रीड कर रहा है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, और वो उससे कॉन्टेक्स्ट निकाल रहा है। मतलब कि ह्यूमंस की एबिलिटी होती है कि अगर ह्यूमन एक सर्टन एनवायरनमेंट में जाता है तो वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, जो उसको अल्लाह ताला ने हमें सेंसेस दिए हैं, हम उसको और प्री एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है उसको इस्तेमाल करते हुए हम नए प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकते हैं, किसी नए एनवायरनमेंट में हम अडॉप्ट कर सकते हैं। ये चीज़ पहले नहीं हुआ करती थी, कॉन्टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। तो चैट GPT को उन्होंने प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्म में उन्होंने इनको ट्रेन किया, और इट वाज ट्रेन्ड ओवर कहते हैं लार्ज ब्लॉब ऑफ टेक्स्ट ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे जितना भी मटेरियल था सारा का सारा उसने अब्जॉर्ब किया, और उससे उसको ये अंदाज़ा हो गया एल्गोरिथम को, एज एल्गोरिथम इम्प्रूव्ड, कि नेक्स्ट वर्ड क्या होगा। तो जितने भी एल्गोरिथम है ये नेक्स्ट वर्ड बेसिकली प्रेडिक्ट करते हैं, और वो प्रेडिक्ट ईजिली करते हैं जैसे कि ह्यूमन एक बेसिकली प्रेडिक्ट करता है। तो जिस तरह लोग कहते हैं ना AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि उसका जो एक फर्स्ट साइट है आपको ना, वो इसके अंदर चैट GPT के अंदर नज़र आती है। तो अगर आप चैट GPT को ऐसा कोई प्रॉब्लम दें जो कि उसके ट्रेनिंग डेटा में मौजूद नहीं है, तो वो उसके ऊपर अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज को अप्लाई करके कुछ ना कुछ आपको बना के दे सकता है। अगर मिसाल के तौर पे आप उसको कहें कि 48, मैंने उसको कहा कि 48 लॉज ऑफ पावर एक बुक है रॉबर्ट ग्रीन की, मैंने कहा कि आई नीड, बेस्ड अपॉन हिज राइटिंग स्टाइल, आई नीड 48 लॉज ऑफ हैकिंग। तो उसने उसके बेसिस के ऊपर 40 लॉज ऑफ हैकिंग को जनरेट कर दिया। उसने उनका पैटर्न भी उठा लिया जी, उनका जो उनकी एडवाइजेस थी वो भी उठा ली, और उनको सेम मिमिक करके उसने वो हैकिंग पे अप्लाई करके आपको वो बुक जनरेट करके दे दी। और आप अगर उसको कहें कि जितनी भी टॉप हैकिंग बुक्स हैं उसको आप लें और उनकी मदद से हमें कोई नया मटेरियल जनरेट करके दिखा दें, तो वो भी या आप ये कहें कि ये जो कुछ साइकोलॉजी की बुक है, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो आप हैकिंग की बुक्स के ऊपर अप्लाई करके हमें कोई नया मटेरियल जनरेट करके दे दें, वो जनरेट करके दे देगा। और इसीलिए तो ये सारी कॉपीराइट की डिबेट हो रही है यहाँ पे, क्योंकि चैट GPT के ऊपर बहुत सारे कॉपीराइट के केसेस के ऊपर चल रहे हैं। अब डिबेट ये हो रही है कि एक ह्यूमन है, वो प्लेजराइज कैसे करता है कंटेंट को। मतलब आप सिर्फ ये प्लेजरिज्म थोड़ी होता है कि आपने किसी का मतलब ये भी प्लेजरिज्म होता है कि अगर आपने किसी का कोई कंटेंट लिया और उसको रीवर्ड करके आपने अपने लफ्ज़ों में उसको लिख दिया, लेकिन आपने जो ओरिजिनल आइडिया था उसका क्रेडिट नहीं दिया, तो ये प्लेजरिज्म हो गया। अब चैट GPT इस तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा। चैट GPT उस टेक्स्ट में एक पैटर्न आइडेंटिफाई कर रहा है, उस पैटर्न से वो टेक्स्ट जनरेट कर रहा है। तो वो कहते हैं कि जी ये प्लेजरिज्म नहीं है, क्योंकि चैट GPT तो पैटर्न देख रहा है। मिसाल के तौर पे हर आर्टिस्ट जो है वो एक इमेज के अंदर या एक विजुअल कोई रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें एक सर्टन पैटर्न्स लर्न करता है, और उससे इंस्पायर होकर, आप कहते हैं ना एक आर्ट किसी आर्ट से इंस्पायर है, उससे इंस्पायर होकर वो अपना आर्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जो काउंटर आर्गूमेंट देने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो पैटर्न लर्न कर रहा है और पैटर्न लर्न करके अपना आर्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही है इस वक्त कि क्या ये कॉपीराइट के ज़ुमरे में चीज़ आती है नहीं आती। अक्सर लोगों के मोबाइल में डिफरेंट ऐप्स लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। व्हाट्सएप होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम होता है, आजकल तो सबके मोबाइल में चैट GPT, ग्रॉक या डीप सीक ये भी है।
तो इसमें हम जितना उसको प्रॉम्प्ट देते हैं, जितने क्वेश्चंस उससे करते हैं, वो बहुत चीज़ें हमारी पर्सनालिटी के बारे में भी होती हैं। ज़ाहिर बात है हमारी पर्सनालिटी से रिलेटेड होती हैं, तो हम उससे पूछ रहे होते हैं ना, अपने मसले पूछ रहे होते हैं। जी। तो ये जितना डाटा इनके पास जा रहा होता है हमारा, वो बिल्कुल पर्सनलाइज्ड और एक्यूरेट डाटा जा रहा होता है। तो इस बेस पे ये ऐप्स हमें हमारा बिहेवियर, हमारी नीड्स और हमें आगे आने वाली प्रॉब्लम्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और कर रहे हैं, सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, प्रेडिक्ट तो कर रहे हैं ना ऑलरेडी। देखें, जो फेसबुक का जो एडवर्टाइजिंग मॉडल है, तो फेसबुक जो है, द रीज़न वाई फेसबुक इज़ पॉपुलर एंड सो पॉपुलर अमंग एडवर्टाइजर्स इज़ बिकॉज के जो उसके पास डेटा पॉइंट्स हैं, सबसे ज़्यादा डेटा पॉइंट्स अगर कोई ऐप आपके अगेंस्ट किसी ऐप के पास है, वो फेसबुक है। और सिर्फ फेसबुक नहीं, बल्कि वो इंस्टाग्राम से और व्हाट्सएप से, इन दोनों तीनों प्लेटफॉर्म से, और फिर ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी वेबसाइट्स होती हैं जो इनके लाइक बटन या शेयर बटन, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं ना, और अगर आपको फेसबुक का शेयर बटन या लाइक बटन नज़र आता है, अक्सर आता है, तो वो वेबसाइट्स भी आपको ट्रैक कर रही होती हैं। तो ये सारा का सारा डेटा फेसबुक के एल्गोरिथम में जाता है, और वो आपकी एक पर्सनैलिटी असेसमेंट करता है कि आपको किस तरह का खाना अच्छा लगता है, आप किस तरह का कंटेंट आप किस तरह के गाने आप सुनना पसंद करते हैं, किस तरह का कंटेंट, किस तरह की मूवीज़ आप देखना पसंद करते हैं। और अब तो उन्होंने जो ऑक्यूलस है, जो कि वर्चुअल, जो मेटावर्स की हम बात कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी की बात करें, जो ऑक्यूलस इनकी जो मेटा की जो डिवाइस है, वो तो आपकी आई मूवमेंट तक ट्रैक कर रही है। और आई मूवमेंट से और पीपल की डायलेशन से आप ये बता सकते हैं कि आप कौन सा कंटेंट जो है वो आपको ज़्यादा अपील कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये सारा का सारा डेटा फेसबुक के एक एल्गोरिथम में जाता है, और उस एल्गोरिथम से प्रेडिक्शन होती है। उस प्रेडिक्शन को एडवर्टाइजर्स इस्तेमाल करते हैं अपनी टारगेटेड एड्स प्रोड्यूस करने के लिए। यही मॉडल है, और इसी वजह से फेसबुक फ्री है। बिकॉज आप देखें ना कि फेसबुक का जो डेटा सेंटर का जो बिल है, वो ही कोई एक क्वार्टर का $100 of millions होगा, और वो सारी की सारी सर्विसेज जो है ना, वो आपको फ्री ऑफर कर रहे हैं। तो मॉडल यही है कि वो आपका डेटा एक तरीके से सेल करें एडवर्टाइजर्स में। अब इसके अंदर अलमिया जो है पाकिस्तान में, वो ये है कि अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे GDPR है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। पाकिस्तान में डेटा प्रोटेक्शन लॉ की अदम मौजूदगी की वजह से ये आपका डेटा आपके कंसेंट के बगैर फेसबुक जो है वो ट्रेन कर सकता है, अनलेस आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सेटिंग्स में जाएं, प्राइवेसी में जाएं, और आप जाके अपना कंसेंट आप ऑफ करें। लेकिन मेजॉरिटी लोगों को ये बात पता ही नहीं होती, लॉट ऑफ पीपल डोंट केयर। लेकिन अगर आप यूरोपियन रेजिडेंट हैं या आप UK के रेजिडेंट हैं, तो उनको कॉन्सेंट एक्सप्लिसिटली पूछना पड़ेगा आपसे। अगर वो आपके मॉडल को, अब लिंक्डइन ने रिसेंटली अनाउंस किया कि जो लिंक्डइन की पोस्ट होंगी और लिंक्डइन के जो मैसेजेस होंगे, जो भी कम्युनिकेशन होगी, हम उसकी मदद से ट्रेन करेंगे। और वो बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में उन्होंने इंप्लीमेंट किया, क्योंकि वहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं था। तो उन्होंने आपकी इजाज़त के बगैर, कॉन्सेंट के बगैर आपका डेटा उठाया और उसके ऊपर AI मॉडल ट्रेन कर दिया। क्योंकि अब तो सारा डेटा गेम तो सारी की सारी डेटा की है, ठीक है। डेटा इज़ यूरेनियम, डेटा इज़ न्यू ऑयल, ये सारी बज़वर्ड्स जो है ना आप सुनते रहे हैं। एक पोलराइजेशन का सिस्टम बड़ा स्टार्ट हुआ कि फेसबुक, जैसे भी आपने बात की है कि फेसबुक हो गए, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, ये हमें ट्रैक करते हैं, ये चेक करते हैं कि हमें कौन सा डाटा पसंद है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हमें ये वही डाटा दिखाते हैं। अगर कोई किसी को एक सिंपल कोई रिलीजियस देखना चाहता है डाटा, तो उसको रिलीजियस डाटा आता है। अगर कोई लिबरल देखना चाहता है, उसको लिबरल टाइप का डाटा आता है, जिस तरह का भी वो देखना चाहता है। तो फिर ये पोलराइजेशन की जा रही है, जो जिस चीज़ में है उसको उस चीज़ में लगाया जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये एक तरह से बहुत ख़तरनाक बात नहीं है कि लोगों को एक्सट्रीमिस्ट किया जा रहा है, वही डाटा दिखा दिखा के उनको नई चीज़ों के लिए, उनके लिए दरवाजे बंद हैं, टू मेक देम हैप्पी, टू गिव देम अ डोपामीन हिट। उनको वही एडवर्टाइज़र भी वही दिखाई जा रहे हैं, आपका जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी वही चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो वो देखना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं इंसान जो करना चाह रहा होता है वो उसको मिलता रहे और वो उसके लिए बेस्ट हो। तो उसमें ये कितना खतरनाक है कि आपने कहीं पे कोई दो लोग ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, और आप उनका जो डाटा है वो मिक्स कर दें, उनको आमने सामने ला दें, या कोई ऐसी पोस्ट आप बना दें जिससे वो आपस में ही लड़ पड़ें। तो ये पॉसिबिलिटी है इससे कि ये जब चाहे, क्योंकि ये एक हिडन चीज़ है ना, ये जब चाहे फेसबुक या इस तरह की वेबसाइट्स जो कि इतना डाटा कंट्रोल करते हैं, जो कि साइकोलॉजिकली इतना आपको समझते हैं, तो ये तो किसी भी मुल्क के अंदर हालात ख़राब कर सकते हैं। कहीं पे भी कुछ भी, कोई डीप फेक की वीडियो चला दे, खुद फेसबुक चला दे। बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको कोट कर सकता हूँ। सो कैपिटल हिल के अटैक की बात करते हैं, उसमें आपने देखा कि
डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर का अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, डोनाल्ड ट्रंप का फेसबुक का अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया। और उसके बाद ही ट्रंप ने ये फ़ैसला किया कि ट्रुथ सोशल, जो उसकी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, उसने कहा कि मैं अपनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जो है वो बनाऊंगा, क्योंकि अपेरेंटली जो वहाँ की डीप स्टेट थी, उन्होंने मार्क ज़करबर्ग को और जो जो सीईओज़ थे जी जी उन पे, और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के, ट्विटर का जो सीईओ था और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनके सीईओज़ को प्रेशर डाल के या जो भी उनके साथ अरेंजमेंट किया, आउटकम ये था कि डोनाल्ड ट्रंप का के अकाउंट्स ब्लॉक हो गए। सो नैरेटिव में, पॉलिटिकल नैरेटिव में अगर आपसे आपकी आवाज़ ही चली जाए तो एक बड़ा डैमेज होता है। जब ये तुर्की में कू हुआ तो ट्विटर पे ऐसा लग रहा था कि अर्दोगान वाज गॉन, ऐसा लग रहा था कि टेक ओवर हो गया है, सक्सेसफुल टेक ओवर हो गया है, अब नई गवर्नमेंट अनाउंस होगी। फिर आपको याद होगा कि अर्दोगान ने एक क्लिप रिकॉर्ड की थी जिसके बाद जो है वो सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट हुई। आई बिलीव CNN या BBC पे उन्होंने रिकॉर्ड की थी, और उसकी वजह से लोग बाहर निकले और उसकी वजह से चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। इसी तरह हम यूक्रेन की और रशिया की वॉर में ये देख रहे थे कि अभी जब ये रिसेंटली ज़ेलेंस्की की मीटिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और आपने देखा बड़ी बदमज़गी हुई है, सारा कुछ यूरोपियन लीडर्स ने भी कंडेम किया जो एटीट्यूड था उस पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपके पास कार्ड्स नहीं है, हमारे बगैर आप ये जंग हार जाएंगे। इससे पहले अगर आप सोशल मीडिया पे नैरेटिव देखें तो मैं जब फॉलो कर रहा होता था बिजनेस इंसाइडर को और जो डिफरेंट आपके न्यूज़ आउटलेट्स थे, वो कहते थे कि आज रशिया के इतने फौजी मारे गए हैं, आज इतने जनरल मारे गए हैं, और नैरेटिव ये बिल्ड किया हुआ था कि रशिया इज़ लूजिंग वॉर। और जब ट्रंप ने बात की, और बल्कि उससे पहले फेसबुक जो है वो अपने एल्गोरिथम की मदद से ये चीज़ रशियंस को भी पुश कर रहा था, क्योंकि जंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मोरल। अगर आप किसी फोर्स का मोरल तोड़ दें, और जिसे ऑफ कोर्स आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के ही पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, तो अगली पार्टी की जो है ना एक समझ लें कि विक्ट्री हो जाती है, और विक्ट्री इनएविटेबल हो जाती है। तो उन्होंने अपने मीडिया के थ्रू इस नैरेटिव को कंट्रोल किया। उन्होंने बल्कि आई बिलीव जो RT.com था उसकी एडवर्टीजमेंट भी बंद कर दिए। यूट्यूब के ऊपर भी जो एल्गोरिथम था और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे वो एक तरीके से वेपनाइज किए गए रशिया के अगेंस्ट। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट दैट रशिया हैज़ बीन डूइंग। मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि द पावर ऑफ सोशल मीडिया, कि जो सोशल मीडिया को कंट्रोल करता है वही नैरेटिव, आपका ग्लोबल नैरेटिव कंट्रोल करता है। इसराइल और पैलेस्टीन के आप वॉर में देख लें किस तरीके से जो ये सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वो इस्तेमाल हुई हैं, और किस तरीके से इसराइल ने जो है ना इसी के एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए अपने एक जेनोसाइड को जो है ना वो डिफेंड कर रहे हैं, किस तरीके से जो है ना वो लोगों को डेविएट कर रहे हैं फ्रॉम द ट्रूथ। सो आई थिंक डेफिनेटली आपके सामने इतनी सारी एग्जांपल्स हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर, जियोपॉलिटिकल लेवल पे ऊपर के, किस तरीके से ये प्लेटफॉर्म वेपनाइज किए जा रहे हैं। मैं एक बात इसमें और ऐड करना चाहूँगा टिकटॉक की। जी अब आप देखें ट्रंप के आने से पहले डिबेट चल रही थी कि टिकटॉक को बंद करना है, कि जी टिकटॉक को क्यों बंद करना है, क्योंकि टिकटॉक जो है वो चाइना कंट्रोल करता है। और उससे पहले ये कहते कि टिकटॉक जो है ना हमारी प्राइवेसी के लिए, मतलब US ये कह रहा था कि जी जो कि पूरी दुनिया को अपनी सर्विलेंस की इज्जत में रखता है, 90% प्लस सर्विसेज जो हम यूज़ करते हैं वो सारी की सारी US सर्विसेज हैं। और उसने ये कहा कि जी हमें ऐसा लगता है कि इसकी लिंक हैं, बल्कि उन्होंने रिपोर्ट्स भी जारी की हैं इसके ऊपर कि जी इसके लिंक हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, और जिसकी वजह से हम इसको बैन करना चाह रहे हैं। अब आप ये देखें कि टिकटॉक, और उसके बाद उसको सर्विलेंस जो है उसका इल्ज़ाम लगाया गया कि ये सर्विलेंस हो रही है हमारे लोगों की। अब आप ये देखें कि टिकटॉक फेसबुक से कम डेटा कलेक्ट कर रहा है। अगर आप उसका फुटप्रिंट भी देखें और परमिशंस वाइज भी देखें, तो जो फेसबुक डेटा कलेक्ट कर रहा है दैट इज़ फार मोर देन व्हाट टिकटॉक इज़ कलेक्टिंग। तो फेसबुक ज़्यादा ख़तरनाक है हमारे लिए। तो फेसबुक और जो टिकटॉक है, मतलब टिकटॉक कोई ऐसा काम डिफरेंट नहीं कर रहा फेसबुक से। तो यही आप जो क्वेश्चन है ये आप मार्क ज़करबर्ग से क्यों नहीं पूछते, क्योंकि वो US बेस्ड सर्विस है। तो
डेफिनेटली यूएस को कहीं ना कहीं ये चीज़ है माइंड में कि अगर इसका कंट्रोल कहीं और है तो आज तो ये चीज़ एक्टिवेट नहीं होगी कल को पेजर की तरह। जी ये चीज़ बिल्कुल। कुछ साल बाद एक सर्टन पॉइंट के ऊपर एक्टिवेट हो सकती है, तो वो उस खतरे की पेश नज़र जो है वो ये सारा काम कर रहे हैं। खुद ये कर रहा है ना दूसरों के साथ, तो ये हिपोक्रेसी है ना उसकी। खुद जो कर रहा है वो अगर उसके साथ होने का उसको डर है तो इसी वजह से वो खुद कर रहा है, तो उसको ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि उसके साथ भी क्या किया जा सकता है। तो इसलिए उसको कहा जा रहा है कि आप यूएस में इसको सेल कर दें। आप मतलब सारे के सारे अब वो डिफरेंट ऑपरेशंस भी अपने मूव कर रहे हैं। उन्होंने अपना यूके में भी एक जो ऑफिस है उसमें भी मैं रिसेंटली मुझे पता चला कि टिकटॉक इज़ हायरिंग अ लॉट ऑफ साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स देयर, और इट्स मैसिव लेवल पे हायरिंग कर रहे हैं ये बताने के लिए कि भी हम ट्रांसपेरेंट हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो इस बात को नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि आप अपना बिजनेस जो है वो कम्प्लीटली सेल करें यूएस में। और सारा का सारा ताकि यूएस का कंट्रोल हो उसके ऊपर, कंट्रोल हो। तो अब देखें कि राफे कि इतना सिक्योर कर रहे हैं सब लोग अपना डाटा, यूएस को देख लें, रशिया को देख लें, अपनी अपनी जगह पे सारे डाटा सिक्योर कर रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर एक खबर आती है कि नादरा से 27 लाख लोगों का डाटा लीक हो गया। लेकिन जहाँ डेटा होता है वहाँ डेटा ब्रीचेस होती हैं। नहीं तो ये फेसबुक का तो डाटा ब्रीच नहीं होता ना इस तरह। फेसबुक भी डेटा ब्रीचेस हुई हैं, लेकिन मैं इस पे ये कहूँगा कि ये जो ब्रीच है जो भी बताया जा रहा है कि रीसेंट ब्रीच है, ये कोई रीसेंट ब्रीच नहीं है। अच्छा, रीसेंट ब्रीच नहीं है। ये 27 लाख लोगों का जो डाटा ब्रीच हुआ ये 2023 की ब्रीच है। 2023 में अच्छा। मार्च में ये रिपोर्ट हुआ, और ये मेरे सोर्सेज के मुताबिक 2022 में कहीं ये ब्रीच हुई है, और 2023 में मार्च में इसको रिपोर्ट किया गया है। और उसके बाद अक्टूबर 2023 में जो नादरा के भी चेयरमैन है करंट मुनीर अफसर साहब, जी उन्होंने ज्वाइन किया है और उन्होंने ये जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट की। अच्छा। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को लिख के 2024 में ये मार्च में मोरलेस ये जीआईटी कॉन्स्टिट्यूट हुई, और 2024 के अक्टूबर में जो जीआईटी की फाइंडिंग्स आई हैं, और उसके ऊपर जो है एक्शन भी हुआ है, और उसके ऊपर काफ़ी सारे लोग भी जो है ना बहुत अच्छी बात है सर, किए गए हैं। लेकिन एक सारी चीज़ें देख ली कर ली, मगर जिन 27 लाख लोगों का तकरीबन कमोबेश जो डाटा लीक हुआ है, क्या हमारे अदारों ने उनसे ये पूछा है कि जनाब आपका ये डाटा लीक हो गया, अब आप अपनी चीज़ें कुछ सिक्योर कर लें, या किन 27 लाख लोगों का वो डाटा लीक हुआ है, और जिन लोगों का वो डाटा लीक हुआ है वो किस हद तक उनके लिए ख़तरनाक है? उनके फिंगरप्रिंट्स के जो स्कैन हैं वो लीक हुए होंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हुई होगी, उनका फैमिली ट्री लीक हुआ होगा। तो इस सूरत हाल में जो आम शहरी है उसके ऊपर न जाने कहाँ कहाँ पे उसकी आइडेंटिफिकेशन यूज़ हो चुकी होगी, और वो 27 लाख लोग में से अगर 1% भी अगर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में उनका डाटा यूज़ हो जाता है तो उन लोगों की तो ज़िंदगी हेल हो जाएगी। वो तो सारी ज़िंदगी अदालतों के या इधर उधर के चक्कर ही मारते रहेंगे। आप ये देख लें कि नादरा कब स्टैब्लिश हुआ और कितना टाइम हो गया नादरा को स्टैब्लिश हुए, और ये बड़ा अलमिया है कि नादरा का जो इंफॉर्मेशन जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है ये अभी रिसेंट बना है। जब से ये मुनीर अफसर साहब आए हैं ना, तब इन्होंने आके साइबर सिक्योरिटी का डेडिकेटेड डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया। इससे पहले कोई डेडिकेटेड डिपार्टमेंट ही नहीं था। इससे पहले कोई चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एडॉक बेसिस पे था, चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर ही नहीं था, जो कि एक इदारे का साइबर सिक्योरिटी का हेड होता है इतने इंपॉर्टेंट इदारे के अंदर। तो ऑफ कोर्स जब आपके पास कोई इतने बड़े इदारे में कोई डेडिकेटेड डिपार्टमेंट नहीं हो और डेडिकेटेड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर आपके पास नहीं हो, तो डेफिनेटली इस तरह की ब्रीचेस होती हैं। और यही हाल बाकी इदारों का भी है। आप एफपीआर में देख लें, एफपीआर की ब्रीच हुई, सबसे पहले नेशनल बैंक की ब्रीच हुई, तो बहुत सारी पब्लिकली रिपोर्टेड ब्रीचेस हैं। तो ये ब्रीचेस होती रहेंगी। पाकिस्तान में इसको क्यों नहीं इंपॉर्टेंट समझा जाता? पूरी दुनिया देखे ना, इससे पूरी दुनिया की कोशिश है कि डाटा लेके हम बाकियों को कंट्रोल कर लें, तो हम लोग कहते हैं कि कोई टेंशन नहीं, जाने दें, हमें हमारे डाटा की परवाह नहीं है, हम खुद अपने आप को सिक्योर नहीं कर रहे, या हमारे जो भी आप बता रहे हैं कि अब जाके नादरा ने उसको सिक्योरिटी ऑफ के बारे में कुछ सोचा है। तो अब अक्सर हम लोग देखते हैं कोई भी बंदा आता है वो कहता है जी ये फ़लाँ सिम का डाटा ये लें जी, निकलवा दिया डाटा, ये फ़लाँ बंदे के नाम है, उसका फैमिली ट्री है। आजकल तो मैं देख रहा हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट व्हाट्सएप की जो कैंपेन्स चल रही होती हैं उसके ऊपर मैसेजेस आ रहे होते हैं कि किसी का भी डाटा ले लें, किसी का भी व्हाट्सएप का डाटा ले लें। और बहुत सारी वेबसाइट्स भी ऐसी हैं जो कि
फ़ौरन आपको वो उसमें कोई आप एंटर करें उसका नंबर और उनकी कोई फ़ी पे करें तो वो आपको वो उसका शो कर देती हैं। ये जो एप्लीकेशंस हैं ये डेफिनेटली हमने भी देखी हैं, और बहुत सारी ये जो एप्लीकेशंस हैं ना जो लोग इंस्टॉल करते हैं इस तरह की, ये एप्लीकेशंस में डेटा तो जेन्युइन होता है, लेकिन ये एप्लीकेशन जेन्युइन नहीं होती। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ के इन एप्लीकेशंस के अंदर भी हमने कुछ एप्लीकेशन देखी हैं जिनमें हिडन मैलवेयर रहा है। अच्छा, यस। कि जब किसी का डाटा लेने के लिए अब आप आपने देख इसको कितने यूज़ करना है तो लुक्रेटिव वो बात आपको है ही ना, उड़ा देगी। लुक्रेटिव बात है ना, हर कोई किसी न किसी पे स्पाई करना चाह रहा है, कोई किसी अपने स्पाउस पे स्पाई करना चाह रहा चोरों को मोर पड़ गए वही वाला scene। है। तो ये तो है, और ये तो बड़ा अलमिया है कि ऑफ कोर्स इस तरह के डेटा ब्रीचेस टाइम टू टाइम होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और आई थिंक प्राइमरी रीज़न ये रही है कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर लोगों के मसाइल और हैं, और उसकी वजह यह है कि लोगों की जो बेसिक ज़रूरियात हैं वो पूरी हैं वहाँ पे, तो उनके पास वक्त मिल भी जाता है कि वो क्लाइमेट चेंज की बात भी कर लेते हैं, वो प्राइवेसी की बात भी कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो एक लोगों की बेसिक ज़रूरियात पूरी नहीं, लोगों को उलझाया हुआ है, या सिस्टम ऐसा है कि लोग अपने और लोगों की मसाइल रोटी से पूरी ही नहीं हो रही। नहीं आते। अब आप देखें कि जब ये एडवर्ड स्नोडेन ने बात बताई कि एनएसए किस तरीके से यूएस का डेटा, यूएस के जो सिटीजन्स हैं उनके ऊपर भी सर्वेलेंस कर रहा है, तो आप देखें कि यूएस में कितने प्रोटेस्ट हुए, और यूएस में जो डिजिटल प्राइवेसी राइट्स के लोग थे, जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने किस तरीके से प्रोटेस्ट किया। इस तरह का प्रोटेस्ट आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। तो ऑफ कोर्स जब तक लोग अपने बेसिक राइट्स के लिए नहीं खड़े होंगे, और प्राइवेसी जो है वो राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, बट बात यही है, वहीं पे आ जाती है कि लोगों के और बड़े मसाइल हैं, लोग उनसे बाहर नहीं निकलते, तो इसकी क्या बात करेंगे। एक तो ये बात होगी। दूसरा, अथॉरिटीज़ को भी मुझे लगता है कि ये चीज़ अब जाके उन्होंने रियलाइज़ की है ड्यूरिंग लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, कि चूँकि हमने कोविड के बाद बड़ी तेज़ी से डिजिटाइजेशन में गए हैं ड्यूरिंग कोविड भी, क्योंकि वो वक्त की ज़रूरत थी, और अक्सर लोग यही कहते हैं कि जो कोविड ने 2 डेकेड्स की जो डिजिटाइजेशन थी, यानी जो चीज़ 20 साल में होनी थी वो उसने 2 साल में कर दिखाई, क्योंकि मजबूरी बन गई थी आपकी, लोग घर से बाहर निकल नहीं सक रहे थे, तो आपको from डिजिटल home हो सिस्टम्स गया था। इंट्रोड्यूस करने थे। तो उसके बाद ब्रीचेस भी हुई, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन जो आपके सामने पेपर पे लिखी हुई है, अगर आप इसको कंप्यूटर में कन्वर्ट करते हैं, जीरोज़ एंड वंस में कन्वर्ट करते हैं, डिजिटाइज फॉर्मेट में करते हैं, और आप एक नेटवर्क पे कनेक्ट करते हैं, तो ये मेक इट वल्नरेबल। पहले तो किसी ने आना है इस रूम में, ये जो पीस ऑफ पेपर आपके सामने है उसको स्टील करना है। अब अगर कोई डिजिटल डिवाइस है, ये मेरा फ़ोन है, इसके ऊपर कोई डेटा अगर पड़ा हुआ है, कोई सेंसिटिव डॉक्यूमेंट है, एंड इट इज़ कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, इसका मतलब ये है कि दुनिया में कोई भी बंदा कहीं भी बैठ के इसको रीच आउट तो कर सकता है, इवन तो अगर वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता हो। प्राइवेसी की सर आपने बात की कि फंडामेंटल राइट है, तो पाकिस्तान में बहुत सारे सियासतदानों ने भी ये बात की है कि उन्होंने व्हाट्सएप की उनकी कॉल थी और वो लीक हो गई, तो जिस पर आपने भी एक दफ़ा, जहाँ तक मेरे इल्म में है, कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में के लिए आपने एक लेटर लिखा था जिसमें आपने एडवाइस किया था कि अपनी डिवाइसेस अपने पास ना रखें। क्या वजह थी उसकी? उस वक्त कुछ टैबलेट्स थी जो उन्होंने ऑर्डर की थी, और उसके लिए उन्होंने कहा था कि वी वांट टू गो पेपरलेस, और मैंने ही कहा था कि दिस इज़ नॉट द प्लेस टू गो पेपरलेस। ओके, आपने ये बोला था। उन्होंने कहा जो भी मीटिंग के मिनट्स होंगे या जो डिटेल्स होंगी वो हम डिफरेंट टैबलेट्स हैं, हम उन टैबलेट्स के ऊपर रखेंगे। तो मैंने कहा कि जो ये डिजिटल डिवाइसेस हैं ये एक सर्वेलेंस वेपन बन सकते हैं किसी भी वक्त। तो उस वक्त जो है आई बिलीव एडवाइस मेरी नहीं ली गई। तो उसका नुकसान हुआ ना फिर? अब देखिए, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम ना अपना टेक्निकल एनालिसिस जब करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल पोलिटिसाइज हो जाता है, और ठीक है। मेरी कोशिश ये रहती है कि क्योंकि पॉलिटिक्स में कोई एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होता, सिर्फ नैरेटिव होते हैं, और प्रोपागेंडा का जवाब प्रोपागेंडा ही होता है। ये तो लोग इस नतीजे पहुंच चुके हैं कि प्रोपागेंडा का जवाब प्रोपागेंडा ही है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि हमारी कोई एनालिसिस जो है ना वो कोई किसी पॉलिटिकल चीज़ की बेच चढ़े। तो चले इसलिए मैंने अपने आप इस तरह की ना, आप टेक्निकल एनालिसिस पे वापस आ जाएं। जो ऑडियो कॉल्स लीक होती हैं, जी ठीक है, सियासतदानों की होती हैं, आम बंदे की भी होती है, ऑडियो कॉल जब लीक होती है
और जो कि इंटरनेट बेस्ड कॉल होती है, लेट्स सपोज व्हाट्सएप की कॉल होती है, फेसबुक की कॉल होती है, तो ये एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होती है, इसके ऊपर लिखा होता है। तो क्या ये जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये इंटरसेप्ट कर सकते हैं इसको? नहीं कर सकते हैं, ये इंटरसेप्ट नहीं कर सकते बिकॉज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। एंड टू एंड इनक्रिप्टेड का मतलब ये है कि व्हाट्सएप के पास भी उसकी की नहीं है डिक्रिप्ट करने के लिए। तो फिर कॉल तो लीक हो गई ना सर, हमें क्या फ़ायदा एंड टू एंड इनक्रिप्शन का? कॉल तो लीक हो गई। देखिए इसको फिर तो वो कैसे लीक होती है? देखिए मैं स्पेक्यूलेट ही कर सकता हूँ बिकॉज आई एम नॉट नहीं तो उसकी चले मैं आप उसको स्पेकुलेट ना करें, आई विल गिव यू अ सिनेरियो। एक व्हाट्सएप की कॉल लीक हो जाती है, मेरी व्हाट्सएप की कॉल लीक हो गई, आपकी और मेरी कॉल है, आपकी और मेरी कॉल है, व्हाट्सएप की कॉल लीक हो गई, तो क्या उसमें सिक्योरिटी में मैंने गफलत की होगी, या क्या क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे ये कॉल लीक हो सकती है अगर वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है और दूसरी कंपनीज इसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकती? तो कौन से ऑप्शन बचते हैं? एक तो ये कि आपने रिकॉर्ड करके लीक कर दी हो, क्योंकि मैं तो ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, पॉसिबिलिटी है, मैंने रिकॉर्ड करके लीक कर दी। हाँ, एक पार्टी ने लीक कर दिया और उसने कहा जी मेरा फ़ोन जो है ना हैक हो गया, या समथिंग हैपेंड जिसकी वजह से ये चीज़ लीक हो गई। दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि आपकी डिवाइस कॉम्प्रोमाइज्ड हो, बिकॉज ये जो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है ना, इट मीन्स नथिंग, क्योंकि व्हेन इफ़ योर डिवाइस इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि किसी एक पॉइंट के ऊपर आपकी जो ट्रैफिक है वो डिक्रिप्ट हो रही है और इसी वजह से आपको आवाज़ सुनने में आ रही है। तो अगर किसी ने स्पीकर की परमिशंस अगर मेलवेयर के पास हैं, माइक्रोफोन की परमिशंस हैं, तो वो बड़ा कुछ कर सकता है। वही हम दोबारा वो मेलवेयर पे आ गए हैं कि अगर कोई ऐसा, मैंने आपको लिंक भेज दिया या आपने मुझे ऐसा लिंक भेज दिया है व्हाट्सएप के ऊपर और मैंने उसके ऊपर क्लिक कर दिया है और उसके अंदर एक मेलवेयर है और उस मेलवेयर ने उसको परमिशन दे दी है कि जो पीछे इसके डेवलपर बैठा है उसके पास इसके माइक की एक्सेस चली जाए, मेरे फ़ोन की स्पीकर की एक्सेस चली जाए, कैमरा की एक्सेस चली जाए, तो वो हर चीज़ ही सुन सकता है, हर चीज़ ही देख सकता है। समटाइम तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी चली जाती है। यस, उसके पास वही एक्सेस है जो आपके पास है। तो आपके पास तो फिर इस तरह के बहुत सारे केसेस आते होंगे, अक्सर लोगों ने कहा होगा कि मेरा ये हैक हो गया, मेरे साथ ये मामला हो गया, तो क्या गफलत की होती है उन्होंने जो उनकी? मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद केस न बन जाऊँ, ऐसा केस स्टडी न बन जाऊँ। बहरहाल आई ट्राई टू टेक प्रिकॉशंस। तो ऑफ कोर्स मतलब आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं जो आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि भाई ये वाले प्रिकॉशंस तो मिनिमम है यार? देखिए मेरे प्रिकॉशंस बड़े डिफरेंट होंगे फ्रॉम, बिकॉज मेरा रिस्क प्रोफाइल डिफरेंट है और थ्रेट प्रोफाइल डिफरेंट है। देखें एक आम बंदे का, रेडियो वाले का जो रिस्क है वो एक प्राइम मिनिस्टर का रिस्क जो है, ये दोनों रिस्क डिफरेंट होंगे और उसके लिए डिफरेंट मैकेनिज्म इस्तेमाल होंगे। तो हमेशा हमारी साइबर सिक्योरिटी के अंदर एक रूल है कि द कॉस्ट ऑफ काउंटर मेजर या सिक्योरिटी कंट्रोल शुड नॉट एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द एसेट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं दुबई में और मैं उनके पास रुका हुआ था कुछ अर्सा, तो उन्होंने मुझे एक बड़ा मज़े का किस्सा सुनाया। उसने कहा कि ये देख रहे हो ये कारपेट जो है रख था, कहते ये अच्छा, मैंने उससे खुद सवाल किया कि ये इतना बड़ा घर है और तुमने कहीं कारपेटिंग नहीं की हुई, ये इतना छोटा मैं यहाँ पे रखने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने कहीं बात यह है कि मेरी बेगम ने ख्वाहिश की, उसने कहा जी हमें एक रग तो होना चाहिए। अब रग हमने कोई डील में लिया, आई गेस 200 दिरहम का रग लिया। थोड़े टाइम बाद मट्टी होगी और आपको सफाई करने की ज़रूरत पड़ी, तो आपको वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत पड़ी। तो वैक्यूम क्लीनर 1000 दिरहम से कम नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसको ये एग्जांपल दी कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर के जो एसेट है वो उसकी जो कॉस्ट है वो काउंटर मेजर से ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, ऐसा ही है ना? ठीक है। तो अगर तो एक छोटा सा घर है, उसके लिए आपको एक गार्ड की ज़रूरत होगी, उसके लिए आपको फॉर इंस्टेंस मोशन डिटेक्टर आपने लगा लिए। बट अगर वही एक न्यूक्लियर फैसिलिटी है तो फिर तो उसके लिए डिफरेंट। चलिए आप हमारी ऑडियंस को तो ये बताएं ना, लोगों की मोबाइल के अंदर बैंक ऐप्स होती हैं, वो कंट्रोल की जा सकती हैं, उनका वो डाटा जा सकता है। अक्सर बैंक्स जो हैं वो उनको डिफरेंट टाइप पे हम सुनते हैं कि उनका ये डाटा ब्रीच हो गया, ये किसी के अकाउंट से पैसे निकल गए, तो वो एक गरीब आदमी का जो एसेट होता है वही उसकी लाइफ होती है, तो उसके लिए तो फिर वही न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसकी, वही सारा कुछ है, तो वो बेचारा एकदम रोड पे भी आ सकता है। बहुत सारे फ्रॉड हमने भी देखे हैं जिसमें एक फ़ोन आता है और वो ये कहते हैं और बाकायदा कि कोई रिश्तेदार जैसी आवाज़ निकाल के, वो डीप फेक के साथ वो जो करते हैं,
नहीं, अभी तक तो उन्होंने डीफेक उस तरह से इस्तेमाल भी नहीं किया अभी तक, तो वो अच्छा। इतने सोफिस्टिकेटेड नहीं हुए हैं, उसके बावजूद लोग जो है हाँ, उसके पीपल फॉल बावजूद प्रे लोग टू इट। अपना ओटीपी दे देते हैं, उसके बाद यस अच्छा ओटीपी दे देते हैं, फिर वो उनका जो व्हाट्सएप है उस पे वो इतनी दफ़ा क्लिक करते हैं कि वो 24 आवर्स के लिए डिसेबल हो जाता जी। है। तो वो 24 घंटे के लिए मिनिमम सिम आपके पास ही होती है, और 24 घंटे के लिए मिनिमम वो आपका व्हाट्सएप किसी और बंदे तो के पास होता चल क्या रहा है कि होता है। जब आप फॉर इंस्टेंस आप अपना व्हाट्सएप जो है अगर किसी और फ़ोन में ट्रांसफ़र करते हैं और आप अगर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाते हैं और उसके बाद अपने पहले वाले फ़ोन से उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, और आप बार बार कोड मंगवाते हैं, ओटीपी मंगवाते हैं, या बार बार आप पिन गेस करने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट्सएप का मैकेनिज्म है कि एक 10 घंटे 12 घंटे एक सर्टन टाइम तक आपको वो प्रिवेंट करेगा कि आप रिक्वेस्ट ना कर सकें, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आप ब्रूट फोर्स कर रहे हैं, यानी आप गैस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी मैकेनिज्म को वो व्हाट्सएप के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। कैसा है यस, ना, साइंसदान पाकिस्तानी देखें कैसे। बड़े बड़े साइंसदान बैठे हुए हैं। तो वो जब आपका ओटीपी आपसे ले लेते हैं, आपका व्हाट्सएप टेक ओवर करते हैं, तो अपने एक और फ़ोन से उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो टाइमर बढ़ता जाए। टाइमर अब बढ़ता है, आपको लगता है कि 12 घंटे में रिकवर हो जाएगा, जब 12 घंटे पूरे होते हैं वो दोबारा 2-4 अटेम्प्ट्स करते हैं, वो 24 घंटे पे चला वो जाता 24 है। घंटे में चला जाता और उसके बीच में जो है उन्होंने सबको मैसेजेस करने हैं लोगों को कि जी मुझे एक्स अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत है। जो अकाउंट इस्तेमाल करते हैं वो भी एक बड़ी मज़े की स्टोरी है। आपको कुछ फेसबुक पेजेस मिलेंगे, बल्कि मैंने खुद आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि घर बैठे बैठे माहाना 20,000 रुपये आपको मिलेंगे। करना कुछ नहीं, आपने अपना डेटा देना है और आपने अकाउंट खुलवाना है, एटीएम का एड्रेस आपने अगले बंदे का देना है और इंटरनेट बैंकिंग आपने एक्टिवेट करवा के देनी है उनके नंबर्स के ऊपर। आपको उसके ना हर महीने 20,000 रुपये मिलेंगे। अब वो आपके जो अकाउंट्स होंगे वो इस्तेमाल होंगे उन पैसों को रोटेट करने के लिए। तो ये जब अटैकर्स जो हैं, जब ये जो सारा ग्रुप है, जब ये कॉम्प्रोमाइज़ करेगा आपकी व्हाट्सएप को, तो वो जिन अकाउंट्स में वो पैसे मंगवाएगा वो वो हमारे सारे के सारे अकाउंट्स वो होंगे जो कि म्यूल्स कहते हैं उसको हम लोग, ये मनी लॉन्ड्रिंग के उसमें आती है टर्मिनोलॉजी, और उसके थ्रू वो पैसा मूव होगा और उनके एटीएम से जो है ना वो कैश विड्रॉ होगा। तो अब देखें ना, जो मनी लॉन्ड्रिंग के पाकिस्तान के लॉज हैं या दुनिया में जो लॉज हैं, जो म्यूल्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी किसी को दी और आप ये क्लेम नहीं कर सकते, प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी को शायद कोर्ट आपको आपके फेवर में कर दे, बट जनरली लॉ ये कहता है कि अगर आपका अकाउंट मिसयूज़ हुआ है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब मैं आपको मेरे एक दोस्त का वाक़या है, मैं आपको सुना सकता हूँ। अभी आपने खुद ही ये बात बताई नहीं, है मैं एक कि जी अकाउंट किसी का यूज़ हो जाता है जी तो आप रिस्पॉन्सिबल है, तो फिर वही बात, नादरा ने तो 27 लाख लोगों को का सत्यानाश कर दिया। देखिए, मैंने जिस तरह बताया ना आपको कि जब ये ब्रीच हुआ है उस वक्त कोई डेडिकेटेड चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर सर तक नहीं नहीं था, बेसिक मगर उससे बेसिक जो कंट्रोल्स ही नहीं 27 थे। लाख लोग जो हैं, जो हमने न्यूज़ पढ़ी है, वो हमारे लिए बहुत एक डेविस्टेटिंग न्यूज़ थी। उसमें मेरा डाटा हो सकता है, उसमें किसी और का डाटा हो सकता है। ज़रूर होगा आपका डेटा। मेरा तो होगा, मुझे तो लगता है, मैं तो इसलिए तो परेशान हुआ हूँ। देखें, बात यह है कि मैं फिर वही बात आपसे करूँगा कि जब आपने बेसिक कंट्रोल्स ही नहीं लगाए हों तो फिर तो आप एक्सपेक्ट करेंगे। जब आपने एडिक्वेट कंट्रोल्स ही नहीं लगाए हों और आपका जो नादरा का डेटा, इट्स अ वेरी सेंसिटिव डेटा, उस पर सिर्फ साइबर क्रिमिनल्स नहीं बल्कि जो दुनिया की नेशन स्टेट्स होंगी उनकी नज़र भी होगी उनकी भी नज़र होगी उस डेटा के ऊपर। तो डेफिनेटली उस डेटा की जो सेफ गार्ड्स हैं वो भी उसी तरीके से होने चाहिए जो कि नहीं थे। अब जिनका डेटा चोरी हो गया, मतलब वंस डेटा इज़ गॉन इट्स गॉन। अगर किसी का डिजिटल फिंगरप्रिंट जो है वो चला गया है, बेसिकली ऑफ कोर्स जब आप अंगूठा लगाते हैं तो वो डिजिटली कन्वर्ट होता है, एग्जैक्टली, एक सर्टेन उसका फॉर्मेट है, तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो चेंज नहीं होगा। उससे सिम्स भी इशू हो सकती हैं। अब आप देखें, आपका सारा का सारा मैकेनिज्म उस पर डिपेंडेंट है, बायोमेट्रिक पे डिपेंडेंट है टोटल। आपका जो बैंक है, वोटर आईडी चेंज हो सकता है आप ये बल्कि कहाँ तक जा बल्कि सकती है? लैंड रिकॉर्ड्स की अगर आप बात लैंड करें, रिकॉर्ड चेंज हो जाएगा। और आपकी जो सिम है, अगर आप सिम इशू करवा लें तो आपके जितने भी अकाउंट्स हैं फेसबुक से लेकर सारे अकाउंट्स, ये भी गलती होती है लोगों की, अपने नंबर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो आप कह रहे थे ना मैं क्या कंट्रोल मेजर्स लेता हूँ, तो मेरे अकाउंट जो है मेरे नंबर्स के साथ कनेक्टेड अच्छा, नहीं है। अकाउंट्स नंबर के साथ ना रखें। वो और लोग हैं, वो भी इसी तरह म्यूल्स हैं जिनके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो मैंने इस तरह कहा कि हर बंदे की रिस्क प्रोफाइल जो है ना डिफरेंट है, डिफरेंट होती है, ट्रू। उसी हिसाब से काउंटर मेजर लेते हैं। अब फॉर इंस्टेंस मेरे लिए शायद ये हो सकता है कि मैं अपना फ़ोन रेगुलर बेसिस पे चेंज करूँ, फॉर हाई रिस्क इंडिविजुअल, और मेरा ऐसा कोई नंबर हो जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता और मैं कंटिन्यूसली चेंज कर रहा हूँ, मेरा कोई क्लाउड का अकाउंट ना हो। आम बंदा क्लाउड इस्तेमाल कर सकता है, वो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसके ऊपर करे, और
इस तरह के स्टोरीज भी हुई हैं कि लोगों ने अपनी प्राइवेट पिक्चर्स क्लाउड पे स्टोर की हैं और फिर वो लीक होती हैं। ये तो दूसरे दिन लीक हो हमारे जाती तो हैं। पाकिस्तान में वैसे भी खासतौर पर टिकटॉकर्स का तो ये सीन बन गया हो ना, उनकी लीक्स रुकती नहीं है। चले एक दफ़ा लीक होगी, 2 दफ़ा लीक होगी, लीक ही लीक आई रहती है। वो क्या चक्कर होता है? इतने ही उनके ऊपर साइबर अटैक हो रहे होते हैं। देखें, केस बाय केस बेसिस देखना पड़ेगा ना इस चीज़ को। मैं कोई स्पेकुलेशन नहीं करूँगा, लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी कि कुछ लोगों की, कुछ ख़वातीन की पिक्चर्स लीक हुई, ने- और फिर मैंने देखा कि क्योंकि ट्विटर पे ट्रेंड करने का एक सर्टन तरीका है, हम्म, आपको एक सर्टन टाइम में उतनी ट्वीट्स करनी पड़ती हैं। तो मैंने वो सारी ट्वीट्स एनालाइज की और मुझे ये नज़र आया कि ऑर्गेनिक नहीं है। अच्छा। यस, ऑर्गेनिक नहीं था वो। कुछ केसेस की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब एक चीज़ हुई, एक चीज़ लीक होती है, आपने उस सेलिब्रिटी का नाम ही नहीं सुना हो, अचानक से जो है ना XYZ लीक्ड वीडियो, लीक्ड वायरल, समथिंग लाइक दैट, ये कोई आप वायरल खास, वीडियो। ये कोई खास टिकटॉकर या यूट्यूबर की बात तो नहीं कर दो रहे तीन आप? केसेस हैं, 2-3 केसेस अच्छा, की 2-3 हाँ, केसेस है। 2-3 तो यानी केसेस कि की बात आप की। ये कह रहे हैं कि एक केस था, एक ये केस था। मशहूर होने के लिए जान के करते हैं? अब देखें, मैं ना विक्टिम ब्लेमिंग का बिल्कुल हामी नहीं हूँ। नहीं, विक्टिम ब्लेमिंग हम नहीं कर रहे। लेकिन ये है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक खातून है, उसका नाम है सईदा इम्तियाज़। ठीक है। आपको याद होगा कि ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंड था। वो ट्रेंड जनरली मोर और लेस ऑर्गेनिक भी था, और उसमें डेफिनेटली अच्छा, वो ऑर्गेनिक ट्रेंड था जो आप बता रहे मोर और लेस। हैं। ओके। तो वो ट्रेंड इस तरह से हुआ कि ऑफ कोर्स उसको किसी ने इनिशिएट किया। ट्रेंड शुरू में इनिशिएट होता है, बाद में वो ऑर्गेनिक हो जाता है। जो शुरू में इनिशिएशन होती है ना, उसके ऊपर मुझे थोड़ा सा था, रिजर्वेशंस थी, या उस पर ऑफ कोर्स मुझे थोड़े डाउट्स थे। ठीक है। तो वो है कि वन फाइन मॉर्निंग पाकिस्तान के बड़ी बड़ी जो न्यूज़ चैनल्स थे, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर ये आ गया कि सईदा इम्तियाज़ हैज़ कमिटेड टू सुसाइड। अच्छा। ट्विटर पर ट्रेंड कर गई ये चीज़। डेफिनेटली ऑफ कोर्स ये जब न्यूज़ आएगी, अच्छा न्यूज़ भी उन्होंने ट्विटर से ही पकड़ी, न्यूज़ ट्विटर पे चल रही थी, और उसमें मैंने देखा कि हर बंदे ने बात की कि जी देखें, ये जो मेंटल हेल्थ है इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इसको लाइट उसको नहीं लेना मेंटल हेल्थ चाहिए। से और लिंक हाँ कर दिया ऑफ कोर्स, सर, और ऑब्वियसली इट्स ए मेजर प्रॉब्लम, इट्स अ मेजर प्रॉब्लम। इट्स मेजर प्रॉब्लम। हम इसको वो नहीं करते। शाम में जाके वो मोहतरमा अपने इंस्टाग्राम से कहती हैं कि आई वॉज स्लीप, मुझे तो पता ही नहीं था। किसी ने भी तरदीद नहीं की। शाम तक वो ट्रेंड चलता रहा। शाम में आके जो है ना वो इस चीज़ की तरदीद कर देती हैं। नहीं, ये तो नुमान इजाज साहब के साथ भी एक दफ़ा हुआ था ना कि उनका भी ट्रेंड चल रहा था कि वो वफात पा गए। तो फिर FIA के पास भी नहीं कर उन्होंने जाते फिर वीडियो रिकॉर्ड की, उन्होंने बाद में फिर कुछ उनको कोई लान तान भी की। उन्होंने कहा भाई पिटे मुँह मैं जिंदा हूँ। ही जस्ट यूज दोज वर्ड्स इन हिज वीडियो। तो उन्होंने फिर इस चीज़ की तरदीद की कि भाई क्या कर रहे हैं, तो मुझे बिला वजह ही मार दिया। तो ये फिर ट्रेंड क्या हिट होने के लिए करते हैं लोग, अपने अकाउंट को मोनेटाइज कराने के लिए या पेज को अप ले जाने के लिए, तो ये वाले चीप टैक्टिक्स यूज़ करते हैं। आप खुद, आपका ताल्लुक प्रोडक्शन से है, आप मीडिया से ताल्लुक है, तो आई एम श्योर आपने खुद ही सम अप कर लिया। नहीं, आपके सम अप तो आपके मैंने सवाल कर में आपके जवाब था। जी जी, सम अप तो मैंने कर लेकिन लिया था। लेकिन नॉट एट द सेम टाइम, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके जेन्युइन केसेस होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूँ इसके ऊपर। ये जो सईदा इम्तियाज़ वाला मामला है, इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उन्होंने पहले तरदीद क्यों नहीं की। जो उसके कोई करीबी दोस्त होंगे, करीबी लोग होंगे, उन्होंने क्यों नहीं तरदीद की। वो सारा का सारा ट्रेंड चला है, बाद में उन्होंने उसकी तरदीद कर दी ना। FIA के पास लोग जाते हैं। अच्छा, इस तरह के लोग जो होते हैं वो FIA के पास नहीं जाएंगे और उसको फॉलो भी नहीं करेंगे, केस डाई डाउन हो जाएगा। या तो FIA के पास वो जाएं और कहेंगे जी मेरे किसी ने मेरी फेक न्यूज़ स्प्रेड की है, किसने वो ट्रेंड चलाया, इनिशिएट किया। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारी, इफ़ यू लुकिंग फॉर समवन टू ब्लेम, ऑल यू नीड टू डू इज़ लुक इनटू द मिरर। इसमें सर FIA की जो आपने बात की है कि FIA के पास जब ये मामला गर्म होता है ना, कोई वीडियो लीक का या कोई, तो सारे जाते हैं भाग के, जी मैंने FIR करवा दी है, मैंने FIA में कंप्लेन कर दी है, मगर उसके बाद फिर उसका कोई फॉलो अप नहीं होता, उसका कुछ बनता नहीं है। ये क्या चक्कर है? मीडिया में बड़ी स्टोरीज ऐसी हैं, अगर आप डिग करें डाई हो जाती हैं स्टोरीज। हाँ जी, वो अभी आप क्यों देखें, होती डकी भाई की स्टोरी थी जिसमें उनकी हाँ जी, वो वाइफ थी, डीप फेक वाला जो हाँ मामला डीप हुआ फेक थी, था। डाई डाउन हो गई स्टोरीज। इस तरह की कितनी स्टोरीज हैं जो कि डाई डाउन हो जाती हैं, बाद में उस पर कोई फॉलोअप ही नहीं होता। तो यही मेरा सवाल है कि ये सारे के सारे जो केसेस हैं, ये मंतकी इंजाम तक क्यों नहीं पहुँचते हैं। हाँ जी, मैं वही सवाल था मेरा कि वो मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते, ये क्या हो बनता क्या है इनका, एट द एंड क्या है इनका? ये सवाल तो आप अथॉरिटी से करें, FIA से कोई गेस्ट बुलाएं, सर उनसे सवाल सर करें कि मैं क्यों नहीं मंतकी इंजाम तक ये केसेस यहाँ पे ना पहुँचते मेरे हैं। पास एक लड़का आया, उसने ना कहा कि मैंने ना एक आपसे बात करनी है, तो एक वाकया रिपोर्ट करवाना। तो मैंने कहा क्या हुआ? उसके साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था।
उसने बैंकों में पैसे जमा करवा दिए, वो आगे से किसी ने निकाल लिए, उसको मोबाइल मिलना था, पूरी उसके साथ गेम चली। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई तू जाता है FIR, वो जाके FIA में जाओ, पुलिस पे FIR करवाओ, आप मेरे पास यहाँ पे हमारे पास क्यों आए? कह रहा सर मैं ना FIA गया हूँ, और वहाँ पे जाके मैंने उनको कहा है कि सर मेरे साथ ये वाक़या हो गया। तो उन्होंने कहा कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे नाइट है, तो सैटरडे संडे हम ऑफ हैं, आप जाएं। तो ये वाला तो बिहेवियर है। बिहेवियर का इशू है, स्टाफ की भी शॉर्टेज है। फिर ऑफ कोर्स सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है टैलेंट। पाकिस्तान में टैलेंट जो है वो ब्रेन ड्रेन का शिकार हो रहा है, और उसको इस रेटोरिक के पीछे आप ज़्यादा टाइम नहीं छुपा सकते कि लोग बाहर जाएंगे और जाकर रेमिटेंसेस भेजेंगे और हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। नहीं, इस रेटोरिक के पीछे आप नहीं छुप सकते। तो पाकिस्तान में तो अभी एक नया ट्रेंड शुरू हो गया ना, हर बंदे का दिल है मैं कंटेंट क्रिएटर बन जाऊँ। ल्यूक्रेटिव है ना, ठीक है, हर इंसान को ये लगता है कि वो कंटेंट क्रिएटर, हम भी कंटेंट ही क्रिएट कर रहे हैं। जी हम भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, मगर हम कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं मगर हम वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं। मगर ये वाला कंटेंट तो नहीं है ना कि एक खातून है या एक लड़का है या बच्चा है जिसकी उम्र अभी 15-16 साल है और उसका इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो पब्लिक है जी, और वो सुबह जब अपने बेड से उठता है वहाँ की सेल्फी लेके रात को वापस बेड पे जाके जब उसने सोना होता है वो वाली सेल्फी तक डालता है, वो इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। ठीक है, तो उसमें मेरे जहन में भी ये सवाल आ रहा था कि किसी इंसान का अगर इंस्टाग्राम जो इतना पब्लिक है, जिसमें इतनी इन्फॉर्मेशन इंसान खुद ही अपनी दी जा रहा है, खुद को बहुत पब्लिक फिगर समझ के, तो वो उसका लिंक दिया जाए ChatGPT को, उसको बोला जाए कि इसके पूरे फेशियल एक्सप्रेशन जो हैं, जो इसका वो 3D मॉडल बनाओ, सारी चीज़ें बनाओ और मुझे अब इसकी इस तरह की तस्वीरें बना के दे दो। ChatGPT बना देगा? ChatGPT नहीं बनाएगा। उसकी वजह ये है कि उसमें उन्होंने पहली बात ये है कि ChatGPT के अंदर ना डीप फेक मॉडल डिफरेंट है। अच्छा, वो जनरेटिव एडवर्सरी नेटवर्क है, GAN, ये LLM है। इससे आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके अंदर सेफ गार्ड्स हैं जो जनरेट नहीं करने देगा। तो लेकिन उसके लिए जो मॉडल है वो GAN का मॉडल है। तो वेबसाइट्स हैं जिसमें आप 2-3 तस्वीरें जो है वो अपलोड करें, और अपलोड करके हमने बल्कि एक बनाई भी थी, आपको याद होगा। मेरा वही सवाल है कि अगर हम किसी का इंस्टाग्राम की, क्योंकि उसके पास इतने हर डायमेंशन की तस्वीर होनी है, वो उठा के हम किसी ऐसे डीप फेक इंजन को देते हैं जो उस पर वीडियोस बना सकता है, तो उस पर कंप्लीट जिस तरह की मर्जी हम वीडियो बना लें, क्योंकि अगर स्ट्रेट आ रहा है किसी के ऊपर प्राइवेसी ऑफ भी होगी, कोई हमें डार्क वेब से भी मिल जाएगा, तो वो बना के दे सकता है। बिल्कुल बना के दे सकता है। बन रही हैं, कितने लोगों को इस तरीके से विक्टिमाइज किया गया। मैंने खुद 2020 में एक केस देखा था जिसमें एक खातून को ब्लैकमेल किया जा रहा था उसकी डीप फेक से। यस, और जब हम उस बंदे तक पहुँचे, उसकी वेबसाइट पे जहाँ पे वो होस्ट कर रहा था कंटेंट को, ही हैड पिक्चर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ अदर वुमेन जिनको वो इसी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा था। उनसे वो इजी पैसा में कहता था कि जी इधर पेमेंट हमें भेजें। जी, तो वो उन खवातीन की पिक्चर्स कहाँ से उठाता था? इंस्टाग्राम से पिक्चर्स लेनी उसने, उसके बाद उसने उसको डीप फेक में डालना, फिर और वो काबिल एतराज़ तस्वीरें बना के और उनको लिंक भेजना कि मैं पब्लिक कर दूंगा, और फिर वो मुझे पैसे ब्लैकमेल करता है। काफ़ी लोगों ने पैसे दिए हुए थे। बहुत सारे लोग ऐसे साइलेंटली ब्लैकमेल होते हैं। तो इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है? अगर किसी की डीप फेक आज आ गई हैं तस्वीर, तो उसको कोई ऐसे टूल्स हैं जो कि अगर हम इंटरनेट पे जाते हैं और उसको कहते हैं कि ये फेस की जितनी भी इस तरह की वीडियोस हैं उनको डिलीट कर दिया जाए, तो वो हो जाता है? बहुत सारी इस तरह की सर्विसेज हैं, क्योंकि इस चीज़ की एक शेयर डिमांड है, तो इस तरह की बहुत सारी सर्विसेज हैं जो कि मैं आपको लिंक कर दूंगा, मतलब एज एन कि आपको लिंक्स भेज दूंगा, तो आप ऑब्वियसली इसकी डिस्क्रिप्शन में भी वो दे दीजिएगा। कुछ बहुत सारी ऐसी हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फ्री ऑफ चार्ज ये काम कर रही हैं कि अगर कोई रिवेंज पॉर्न का कोई शिकार है, किसी की इस तरह की पिक्चर्स हैं जो कि वेबसाइट्स के ऊपर, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर जो है लीक हो गई हैं, तो वो उसका एक यूनिक हैश जनरेट करके इन्होंने पार्टनरशिप्स की हुई हैं फेसबुक के साथ और इंस्टाग्राम के साथ या टिकटॉक के साथ। वो जैसे ही आप पिक्चर अपलोड करेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसको रिमूव कर देंगे। तो इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आप इसको प्रिवेंट होने से नहीं रोक सकते। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरी और आपकी ये कॉन्वर्सेशन है ये डीप फेक का शिकार ना हो, तो मेरे पास सवाल इसके कि हम इस जो हमारी कॉन्वर्सेशन है इसकी हम रॉ फुटेज अपने पास, हाँ, ओरिजिनल रॉ फुटेज जो है ना ऑनलाइन अपलोड करें, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। अच्छा, तो अभी आप जो बता रहे थे मुझे थोड़ी देर पहले कि डीप फेक के थ्रू या AI के थ्रू टॉम एंड जेरी टाइप की भी वीडियोस बन गई हुई हैं, आपने पोस्ट भी की थी, बड़ा ब्रेक थ्रू आया अभी रिसेंटली, बड़ा ब्रेक थ्रू आया, मूवीज़ बन जाएंगी कल को। तो ये तो फिर कुछ भी बना लें, तो फिर ये इसको अगर हम तो सिर्फ अभी लीक्स की बात कर रहे हैं, इस
इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करके और फिर देन फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके तो आप तो कहीं पे कुछ भी चलवा सकते हैं, कोई ऐसी बात चलवा दें जिससे दूसरे इंसान की जान को ख़तरा हो जाए। देखें, इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो यही है ना कि जैसे टॉम क्रूज़ है, अगर वो चाहता है कि उसके मरने के बाद भी वो वीडियोज़ में कास्ट किया जाए, और हो सकता है ऑफ कोर्स उसकी एक सर्टन एज भी है, उसके बाद वो स्टंट्स नहीं कर सकता, नहीं कर सकेगा, अभी तो वो सारे स्टंट्स अपने खुद करता है, जी तो उसकी डीप फेक यूटिलाइज़ की जा सकती है। और उसके मरने के बाद वो रॉयल्टी, जिन जिन मूवीज़ में वो कास्ट होगा, वो रॉयल्टी जो है वो दी जा सकती है जिसको भी आप समझ लेंगे वो नॉमिनेट करेगा। सो ये भी एज इनहेरिटेंस आएगी। अब आगे चल के जो डीप फेक होगी वो भी ऑब्वियसली अब ये जो राइट्स होंगे कि कौन डीप फेक जनरेट कर सकता है, ये भी इनहेरिटेंस में काउंट हो सकते हैं। अच्छा, मैंने सुना था कि तो ये इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। फिर नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ कोर्स नेगेटिव, अब डीप फेक यहाँ तक वो कर रहा है, तो अब मैंने एक और चीज़ सुनी थी कि जिसमें पीपल वर ट्राइंग टू ट्रांसफ़र देयर कॉन्शियस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम। तो ब्लैक मिरर की कोई एपिसोड लग रही है मुझे। नहीं, उसमें कुछ आया था, इसमें इलॉन मस्क का भी था, उसमें वो चिप के बारे में वो बता रहे थे, जे रोगन की पॉडकास्ट में भी बात किया था। जो या ये मिथ है या ये पॉसिबल हो सकता है आगे जाके कि ह्यूमन कॉन्शियस को वो कॉपी कर ले। अभी इस वक्त जो सबसे लीस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो अमीबा है, तो अभी तक आप उसका ब्रेन भी रेप्लिकेट नहीं कर पाए। ये ब्रेन बड़ा एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, और कॉन्शियसनेस क्या है और किस तरीके से जनरेट होती है, साइंस अभी तक इसको क्रैक नहीं कर पाया। हमें ये पता है कि हमारी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, या जो फॉर इंस्टेंस कॉग्निशन है जनरली स्पीकिंग, वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उससे ओरिजिनेट करती है। फिर हमारे पास एमिगडाला है, हमें एमिगडाला का फंक्शन पता होता है, फाइट और फ्लाइट का जो रिस्पॉन्स आता है। तो हमने ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करके हमने ये तो अंदाज़ा लगा लिया है साइंस ने कि कौन सा ब्रेन का फंक्शन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वो सर्टन ब्रेन का फंक्शन जो है वो एक्टिवेट होता है, उसमें अकॉर्डिंगली आपके न्यूरल पाथवेज होते हैं, न्यूरॉन्स जो है ना आपके डिफरेंट फायर हो रहे होते हैं। लेकिन आपको अभी तक साइंस ये क्रैक नहीं कर पाई कि कॉन्शियसनेस कैसे ओरिजिनेट हो रही है। और ऑफ कोर्स बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं, उनको रेप्लिकेट करना जब तक कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ना हो तब तक जो है ना इंतहाई डिफ़िकल्ट है ये चीज़। और यही ऑब्वियसली आपकी जो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की बेसिस है, जिस पे लोग कहते हैं ना कि जो कॉन्शियसनेस हो अगर आप रेप्लिकेट कर लें, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी और आपकी कॉन्शियसनेस किसी और बॉडी में रेप्लिकेट हो जाती है, किसी और ब्रेन में रेप्लिकेट हो जाती है, उसका मतलब ये है कि जो डेथ का कॉन्सेप्ट है वही ऑल टुगेदर ख़त्म हो गया। तो ये बहुत स्पेकुलेशन चल रही थी ना आजकल इंटरनेट के ऊपर, मैंने इसीलिए ये सवाल किया था आपसे। असल में होता ये है कि बहुत सारी जो नॉलेज होती है ना, लोग वो मूवी से ड्राइव कर रहे होते हैं और मूवी से फैसिनेट हो रहे होते हैं। इसके लिए जो और ऑफ कोर्स एक सिमुलेशन हाइपोथेसिस भी है ना कि जी हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, हमसे पहले हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स ने एग्जिस्ट किया है, जो कि हमसे पहले उन्होंने एग्जिस्ट किया है, और जिन्होंने अनुनाकीस के बारे में बात करते हैं एग्जैक्टली तो जिन्होंने हमें फिर अकॉर्डिंगली क्रिएट किया। ये भी जी बिल्कुल ये एक थियोरी है। और तो हम लोग ह्यूमंस जो हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ मनी दैट इज़ बीइंग पुट इनटू दिस एरिया, स्पेशली कॉन्शियसनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको कैसे रेप्लिकेट किया जाए। बट जिस तरह मैंने कहा कि अभी तक नहीं कोई मेजर ब्रेक थ्रू ना इस एरिया के अंदर अभी तक मेजर ब्रेक थ्रू नहीं आया। जिस दिन वो मेजर ब्रेक थ्रू आएगा it will be a game changer। अगर हम जिस तरह कहते हैं ना कि जी यूनिवर्स ने itself क्रिएट किया ये सारा कुछ, तो फिर ये प्रूव करना ज़रूरी है कि यूनिवर्स के अंदर कोई ऐसी कॉन्शियस एबिलिटी है जिस तरह के ह्यूमंस हैं। हम ह्यूमन थे जिन्होंने हमारी अपनी कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करते हुए इसके अंदर जो इसके कवानीन थे मैटर के, वो हमने दरियाफ्त किए। तो जो चीज़ खुद एक सर्टन कवानीन के अंदर बंधी हुई हो वो अपने आप को क्रिएट नहीं कर सकती, यही आर्ग्यूमेंट है ना। ट्रू। और उसके लिए वो ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करना ज़रूरी है जो कि उस टाइम और उस स्पेस से आउटसाइड एग्जिस्ट कर रही हो, जो कि उस मैटर को कॉजेशन करे, क्योंकि एनर्जी के बारे में कहते हैं हर चीज़ एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब आप ये बात करते हैं तो फिर डेफिनेटली वो आप ये सोचते हैं कि वो कैसी एंटिटी होगी जो कि टाइम और स्पेस से बाहर एग्जिस्ट करती है। तो बिग बैंग वो टाइम था जिस वक्त, वो मोमेंट थी जिस वक्त टाइम एंड स्पेस
एग्जिस्टेंस में आया, तो जिसने बिग बैंग को कॉज किया वो एंटिटी से बाहर एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। तो अगर आप ये कॉन्शियसनेस का पजल सॉल्व कर लेते हैं तो आप ये सारे पजल्स बहुत सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में लगे हुए हैं, काम चल रहा है। हाँ, मगर अभी इसके ऊपर ज़्यादा बात इसलिए नहीं करते क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें समझ लें कि स्पेकुलेशन होती है। स्पेकुलेशन। और आप देखें ना कि एक ब्लैक मिरर का एक एपिसोड है, और उस एपिसोड के अंदर, उसका नाम है ब्लैक म्यूजियम, उसमें कॉन्शियसनेस जो है ना वो ट्रैप हो जाती है किसी की। मतलब वो इसने, जो एक डॉक्टर होता है, उसने एबिलिटी, उस डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स है ना, उसने कॉन्शियसनेस ट्रैप की होती है। और किसी को इटर्निटी तक अगर आप किसी की कॉन्शियसनेस ट्रैप कर लें और उस कॉन्शियसनेस को इटर्निटी तक आप किसी टॉर्चर से गुजार सकते हैं, वो एक बड़ा ज़बरदस्त उसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट किया है। बट अगेन मैंने ये जिस तरह कहा कि ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट साइंस फिक्शन से हैं। मगर कोई भी देखें, हमने AI 90s के जो बच्चे हैं, अगर वो देख रहे हैं ये पॉडकास्ट, अब तो बड़े हो गए होंगे वो, तो AI का कॉन्सेप्ट उन्होंने उस वक्त के कार्टून्स में देख लिया था। सेंचुरियंस नाम के कार्टून्स आते थे, और फिर बहुत सारे इस तरह के कार्टून्स थे जिसमें सिम्पसन्स में उन्होंने दिखा दिया था कि AI आएगा, साइबोर्ग आ जाएंगे, आपके जो लिम्स हैं उनको रिप्लेस किया जा सकेगा। मतलब बहुत सारे फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं, वो 20 साल बाद वो पॉसिबल हो रही हैं। तो हाइपोथेसिस आता है पहले, ठीक है। और सेकंड, मुझे आपने ये जो भी बात बताई है बहुत फैसिनेटिंग है। तो एक मेरा सवाल आपसे ये था रिगार्डिंग दिस मोबाइल ऐप्स, मैं वापस उस पर आना चाहूँगा कि ये क्या मसला है कि हमारी पाकिस्तानी आवाम के लिए चंद सालों बाद एक फ्रॉड की ऐप आ जाती है। पहले B4U आई, ठीक है, फिर NFT आ गई, अब आगे कौन सी आने वाली है? ये मुख्तलिफ नामों से आती रहेंगी, और इसका तो ये आती रहेंगी। NFT ने किया क्या था? ये जितनी भी एप्लीकेशंस हैं ना जो आप नाम ले रहे हैं, एक ISM आर्ट भी है, इसके ऊपर मैंने लिखा था। हाँ जी, वक्तन फवक्तन ना ये बड़ी टाइमलाइन के साथ आती, थोड़ा सा टाइम गुजार लेती हैं, लूट लेती हैं, फिर गायब, फिर आ जाती हैं, फिर लूट लेती हैं, फिर गायब। तो ये तो सिलसिला बहुत देर से चल रहा है। बेसिकली बेसिस एक ही है, एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ रिटर्न्स। आप इन्वेस्टमेंट करें और आपको 100%, 120% साल के रिटर्न्स मिल रहे होंगे। कुछ लोग तो 3 महीनों के अंदर पैसे, 2 महीनों के अंदर पैसे डबल। अब आप देख लें वो फिर के अंदर जी 21 दिन के अंदर पैसे डबल। वो एक स्कीम चल रही है, मुख्तलिफ नामों से आती हैं। अब इस तरह की और भी स्कीम्स चली, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी में बहुत सारी स्कीम्स चली कि आप आज इन्वेस्ट करें इस प्रोजेक्ट के अंदर, आपको आज से हम रेंटल देंगे। हाँ जी, बिल्कुल चली। तो जो चीज़ बनी नहीं है उस पर रेंटल कैसे आ सकता है? कॉमन सेंस की बात है ना उनके पास। उसका मतलब ये है कि वो जो अगला इन्वेस्टर आ रहा है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपका प्रॉफिट है या आपका वो रिटर्न है, ठीक है। तो कोई ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि रिटर्न जनरेट करी हो। अब ISM आर्ट की एग्जांपल ले लें। उन्होंने कहा, जब लोगों ने पूछा कि आप ये पैसे कैसे डबल करते हैं या आप ये सोर्स ऑफ इनकम क्या है, तो उन्होंने बहुत सारी शादी हॉल्स जो है ना बाय कर ली है, उन्होंने रेस्टोरेंट्स ओपन कर लिए। तो वो कह रहे थे हम इधर से रेवेन्यू, जो आपका पैसा होता है हम इन सारे प्रोडक्ट्स में लगाते हैं, और उन प्रोडक्ट्स से जो रेवेन्यू आता है वो जो जनरेट होता है वो हम आपको देते होते हैं। अब सवाल ये है कि जो बैंक्स में जो लोग काम करें, म्यूचुअल फंड्स में काम करते हैं, जो इतनी फॉर्मल एजुकेशन लेकर आ रहे होते हैं, आपको कितना रिटर्न मिलता है एक म्यूचुअल फंड से? 12%, 15% मैक्सिमम, मैक्स है ये, और ये हाई रिस्क होता है, हाईएस्ट है। हाँ जी, हाई रिस्क होता है। तो जो स्टेट बैंक इस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व में कितने पैसे होंगे? 12-13 बिलियन डॉलर्स होंगे मोर और लेस। ये जो 12-13 बिलियन डॉलर्स हैं, ये आप रखवा दें इनके पास, ISM आर्ट के पास, ये आपको 3 महीने में डबल करके दे देगा। आप उधर के उधर दे दीजिएगा, IMF को कर्ज वापस कर दीजिएगा, पाकिस्तान को आप खुद मुख्तार कर लें। ग्रीड है लोगों का, डेफिनेटली। और क्या है, लालची होना छोड़ें, वरना और अवेयरनेस नहीं है ना। और दूसरी बात ये कि वर्ड ऑफ माउथ भी चलता है। मिसाल के तौर पे मुझे एक दोस्त है, उसने कहा कि यार मुझे तो रिटर्न मिले। जो अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको रिटर्न मिलते हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ से और इन्वेस्टर्स को लाते हैं। उन इन्वेस्टर्स के भी परसेंटेज रेफरल उनको मिल रहा होता है। अच्छा, यानी कि ये और एक टाइम ऐसा आता है वो नए रिक्रूट नहीं कर पाते। ये जितनी एप्स हैं ये, यानी कि पहले 2-3 महीने इंटरेस्ट वो आपको वापस देती हैं। ऑफ कोर्स सक्सेस स्टोरी चाहिए होती है, सक्सेस स्टोरी आपको शुरू की सक्सेस स्टोरी चाहिए होती है कि जी फलाना बंदा था। इसमें अक्लमंदी ये है, पहले डॉलर निकालने और गायब हो जाए। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो यही काम कर रहा था, उसको पता था। तो मैंने उसको ये कहा कि यार आप बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उन लोगों के साथ, क्योंकि आप इस सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं। क्योंकि आप जो पैसा वो प्रॉफिट कहाँ से निकाल रहे हैं? किसी और की इन्वेस्टमेंट से निकाल रहे हैं, जो कि इवेंचुअली डूब जाएगी।
और आपको ये भी नहीं पता होता कि कब अपनी एप्लीकेशन जो है बंद करके चले जाएं। ऐप स्टोर, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशंस आती हैं, डिलीट हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। लोग यहाँ पे बेस ही नहीं होते हैं, लोग यहाँ से बाहर होते हैं। इनके कुछ फ्रंट मैन होते हैं, लोग होते हैं, उनको FIA पकड़ लेती है। जो मेन लोग होते हैं, जो क्रिप्टो वॉलेट के थ्रू पेमेंट आपके ले जाते हैं, उन तक आप नहीं पहुँच पाते। बाइनेंस के थ्रू आप ले FIA से पूछ लें कि उन्होंने कितनी इस तरह की पेमेंट्स रिकवर करवाई हैं, कितनी क्रिप्टो की जो पेमेंट्स हैं जो ओवरसीज़ गई हैं, कितने फ्रॉड्स हैं, आप उनसे पूछ लें कितनी रिकवर हुई है। नहीं रिकवरी होती है उनकी। बाहर के लोग हैं, मैं जानता हूँ कनाडा के अंदर लोग हैं जिनके साथ इसी तरह की स्कीम में फ्रॉड हुए हैं। एक फ्रॉड और होता है ऐसे मिलता जुलता, टेलीग्राम पे जनरली ज़्यादा होता है। आपको अप्रोच किया जाता है टेलीग्राम पे और आपको कहा जाता है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करें। आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लेट से 1000 रुपये मिसाल के तौर पर हाइपोथेटिकली, तो आपको 2000 मिल जाते हैं। अच्छा, क्योंकि वो स्टॉक उसके बाद पंप कर जाता है। वो जो क्रिप्टो वाले अब आपको कहते हैं अब आपने फ्रॉड, हाँ, फिर आप 10,000 करते हैं, 20,000 हो जाता है। फिर आपको कहते हैं अब आपने कम से कम 5 लाख करने। जब आप 5 लाख करते हैं तो वो डंप हो जाता है और वो जीरो पे पहुंच जाता है। तो इसे पंप एंड डंप की स्कीम कहते हैं। यही स्कीम्स हैं, इस तरह की बहुत सारे क्रिप्टो के कॉइन्स आते हैं, लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मीम कॉइन्स आते हैं, वो दूसरे कॉइन्स आते हैं, तो ये सारा का सारा सट्टा है बेसिकली ना। लोग सट्टा लगा रहे हैं और सट्टे में फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। लोग सक्सेस स्टोरी बयान करते हैं बिटकॉइन की, जिसकी बिटकॉइन जो है ना बहुत आगे ऊपर चला गया। तो बिटकॉइन ने तो डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम सॉल्व किया है। बिटकॉइन ने ब्लॉकचेन को के पेपर ने ब्लॉकचेन को इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने बैंक के बगैर, मतलब पहले सबसे बड़ा मसला ये था कि थर्ड पार्टी के बगैर आप ट्रांजैक्शन कंफर्म कैसे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि माइनिंग के थ्रू करेंगे। जो लोग माइन करेंगे बिटकॉइन को, जो अपनी कंप्यूटेशन पावर देंगे, उसके थ्रू उसकी वजह से नए कॉइन्स जो हैं मावरे वजूद में आएंगे। इस तरीके से आप इन्फ्लेशन भी कंट्रोल कर सक रहे हैं। सप्लाई लिमिटेड रखी, 21 मिलियन सप्लाई रखी। ये इनोवेशन थी, इसलिए बिटकॉइन कहाँ से कहाँ चला गया। अब लोग कहते हैं कि जी चूँकि बिटकॉइन चला गया तो पाई कॉइन भी चला जाएगा और बाकी कॉइन्स भी चले जाएंगे, तो कोई सीन नहीं, और फिर मज़े हैं हमारे। नहीं, बिटकॉइन के ऊपर तो लिमिटर लगा हुआ है ना, थ्रॉटल लगा हुआ है, उसको आप जितना आपने बताया कि उसकी एक सर्टेन अमाउंट है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं आजकल दुनिया में। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं बिटकॉइन के अंदर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर आ रहा है। ये बहुत सारे कॉइन्स तो हैं ही नहीं उस रेगुलेटरी एम्बिट के अंदर, फॉलो ही नहीं करते। अभी जैसे ये जो बिटकॉइन या दूसरे जो क्रिप्टो करेंसी है, इनका एक और फ्रॉड है कि आजकल ये गेमिंग के थ्रू आ रहे हैं। अभी जैसे इंडिया ने भी अपना एक कॉइन लॉन्च किया है, रिलायंस ने भी, वो एक सर्टन उनका ब्राउज़र यूज़ करें आप तो फिर उस पर आपको वो फ्री में मिल रहा होता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये इंडिया का नेक्स्ट बिटकॉइन बन सकता है। तो रिलायंस ने, अंबानी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। तो इस तरह बहुत सारी गेम्स भी हैं जो कि ये गेम खेलने पैसा कमाएं, वो पैसा आपका कभी कोई दूसरी करेंसी में आ रहा होता है, यानी कि दूसरी क्रिप्टो करेंसी में आ रहा होता है, उसको आप कन्वर्ट करें, वो एक अजीब सा सिस्टम चल रहा था। ये क्या फ्रॉड है? आई एम नॉट प्रीवी टू द स्पेसिफिक सिनेरियो जो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन जनरली स्पीकिंग इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि ओवरली इन्फ्लेटेड हैं। बिलियन डॉलर कंपनीज बन जाती हैं, ग्राउंड पे कोई इन्वेस्टर नहीं होता। वो भी इसी तरह का मैकेनिज्म है, MLM स्कीम्स हैं वो भी। अभी कोर बिजनेस कोई नहीं है, कंपनीज फंड रेजिंग कर रही हैं। ब्लैक का पैसा जो है ना, जो वहाँ पॉलिटिशियन का पैसा है, वो पैसा वाइट हो रहा है। क्योंकि अगर आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया, आपने $50,000 आपने कंपनी में लगाए अर्ली स्टार्टअप में, और फिर आपने अपने पैसों से फंड रेज कर दी, तो वो जो आपके 50,000 होगा वो 5 मिलियन में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपका वाइट मनी हो जाएगा। यही काम वहाँ पे हो रहा है। बहुत सारे BJP के वहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं वो उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो ब्लैक का पैसा, हवाला हुंडी का काम चल रहा है इससे सारा, वो अपना ब्लैक का पैसा वाइट करें। तो वहाँ पे तो इसी वजह से बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं आपको मिलेंगे, वेब कंपनीज मिलेंगी जो कि $1 बिलियन कंपनी होंगी, लेकिन उनका कोई ग्राउंड पे कोई बिजनेस एग्जिस्टेंट नहीं होगा उनका बिजनेस। सही। अभी आपने जैसे बताया कि ये ज़्यादातर चीज़ें टेलीग्राम पे ही की जाती हैं। टेलीग्राम पाकिस्तान में नहीं चलता, उसको VPN के थ्रू यूज़ करते हैं। तो VPN के थ्रू कितना हम सिक्योर महसूस कर सकते हैं खुद को? VPN ज़्यादा बेहतर है या प्रॉक्सी? और VPN और प्रॉक्सी में क्या फ़र्क है? प्रॉक्सी जो है वो इनक्रिप्टेड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। और इट इज़ जस्ट अ मैकेनिज़्म कि आपने अपना वेबसाइट का ट्रैफिक जो है, वेब का ट्रैफिक जो है, वो एक और सर्वर के थ्रू रिले करते हुए जाना है। तो जो सर्वर होगा, जो वेबसाइट होगी रिसीविंग एंड के ऊपर, या जो रिसीविंग रेसिपिएंट होगा, उसको IP वो नज़र आ रही होगी जहाँ से वो ट्रैफिक लास्ट ओरिजिनेट हुआ है। मिसाल के तौर पे
आपने रशिया की प्रॉक्सी इस्तेमाल की तो वो उसके पास रशिया की डिटेल्स आ रही होंगी। इनिशियली तो ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस को तो बाईपास करने के लिए इस्तेमाल हुआ। ये तो आपने प्रॉक्सी का बता हाँ, दिया मैं ना, वीपीएन तो पे आ रहा हूँ। वीपीएन का हाँ, मैं वीपीएन पे आ रहा हूँ कि इनिशियली ये तो वेबसाइट्स की रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास करने के लिए इस्तेमाल हुआ कि अगर कुछ वेबसाइट्स हैं जो फॉर इंस्टेंस सिर्फ यूएस में चल रही हैं या यूके में चल रही हैं, या कुछ शॉपिंग की वेबसाइट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सर्टन आईपी से चल रही होती हैं, उसको इस्तेमाल हुआ। फिर उसके बाद ऑब्वियसली वीपीएन्स आ गए। वीपीएन्स जो है वो टनल क्रिएट करते हैं और उससे ट्रैफिक जो है ना वो इनक्रिप्ट होता है। तो जो दरमियान में आईएसपीज़ होती हैं उनको सिर्फ वीपीएन टनल नज़र आता है, उनको आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री या बिहेवियर नज़र नहीं आता। अच्छा। तो वीपीएन के बगैर जब आप ब्राउज़ कर रहे होंगे तो बहुत सारा आपका जो बिहेवियर होगा आपका, वो दरमियान में जो इंटरमीडिएटरी आपकी डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की होती हैं एंड टू एंड, वो आपके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उनको पता होगा कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट की, आपने किस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर आपने वो वेबसाइट विजिट की, तो उसको कंसील करने के लिए लोग वीपीएन यूज़ करते हैं। तो वीपीएन ज़्यादा सिक्योर होता है अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए, या प्रॉक्सी ज़्यादा सिक्योर होती है? देखें, वीपीएन जो है ना वो ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करते हैं, एनोनिमिटी गारंटी नहीं देते। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है, आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं आप, तो वेबसाइट थर्ड पार्टी कुकीज़ आपके ब्राउज़र के ऊपर इंस्टॉल कर सकती है जी। तो अगर आपने वीपीएन कनेक्ट किया और वीपीएन कनेक्ट करने के बाद आप दोबारा जाएंगे तो उसको पता होगा कि क्योंकि वो कुकीज़ देखेगा क्लाइंट साइड के ऊपर, तो कुकीज़ वही होंगे, तो उसको ये अंदाज़ा होगा कि ये वही बंदा जो है ना वो दोबारा आ रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वीपीएन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एनोनिमिटी चाहिए तो आपको ब्राउज़र्स भी प्राइवेसी ओरिएंटेड ब्राउज़र इस्तेमाल करने हैं। जैसे ब्रेव ब्राउज़र है, वो प्राइवेसी ओरिएंटेड ब्राउज़र है और उसमें जो एड्स चलती हैं उसका सर्टन परसेंटेज आपको वो वापस भी देते हैं ब्राउजिंग करने के लिए। अच्छा। और इसी तरह के मैकेनिज्म लोगों ने बनाया हुआ है कि वो टोकन्स की फॉर्म में देंगे, फिर उन टोकन्स की वैल्यू जो है ना वो आगे इंक्रीज़ होगी। इसी मैकेनिज्म की गालिबन आप बात कर रहे थे। अच्छा, ये हम इस प्रॉक्सी ज़्यादा सिक्योर है या वीपीएन ज़्यादा सिक्योर है? वीपीएन ज़्यादा सिक्योर है प्रॉक्सी से। प्रॉक्सी से ज़्यादा सिक्योर अच्छा, है। एक और चीज़ है कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम एयरपोर्ट्स पे जाएं या किसी ऐसी जगह पे जाएं तो वहाँ का वाईफाई हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम वहाँ का वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं जो कि ओपन फ्री वाईफाई होता है, तो उससे हमारी डिवाइस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। कितनी ये बात सच हो है? सकती है। अच्छा, हो सकती है? अगर आप किसी का वाईफाई कनेक्ट करें तो जो उस वाईफाई या जो राउटर का कंट्रोल में होता है उसके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। अच्छा। अब टेक्निकलिटीज़ में जाने का वक्त नहीं है, लेकिन बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स इस चीज़ के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं कि किसी तरीके से ना आप जो वाईफाई है उससे कनेक्ट करवा लें, और वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे होते। वो जो अपना सर्टन टारगेट होता है उसको उनकी कोशिश होती है कि वो कनेक्ट करें, क्योंकि अगर आप एक एक्सप्लॉइट मैस लेवल पे इस्तेमाल करना शुरू कर दें मैसेज को, तो उसका पकड़ा जाना ईजी हो जाता है। जिस तरीके से पैगासस है, वो जब उन्होंने जर्नलिस्ट को टारगेट किया तो उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट के फ़ोन्स में ऑलरेडी उन्होंने वो सर्वेलेंस पे रखा हुआ था, तो उनको अंदाज़ा हुआ कि एक सर्टन स्पाईवेयर है जो कि साइलेंटली मैसेजेस के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर ट्रैक रख रहा है। रफ़े, आप हैकिंग के बारे में मतलब आपसे बेहतर कौन बता सकता है हमें? मैंने एक चीज़ सुनी थी कि कहीं आप जाते हैं और आप किसी का मोबाइल चार्जर लगा लेते हैं और उस मोबाइल चार्जर के अंदर एक ऐसी डिवाइस होती है जो आपका पूरा मोबाइल कॉपी कर लेती है। या ऐसा पॉसिबल है? हाँ, आप गूगल कर लें OMG केबल। अच्छा जी। और इस तरह की डिवाइसेस होती हैं जो कि एमुलेट करती हैं कीबोर्ड को। अच्छा। तो अगर आपने कोई USB फॉर इंस्टेंस, अच्छा एक और चीज़ भी होती है कि अगर आपने USB डीबगिंग मोड आपने इनेबल किया हुआ है तो वो एक्सेस दे सकता है उस सर्टन केबल को। इसमें होता यह है कि जब आप एज ए कीबोर्ड एमुलेट करते हैं तो जो आपकी मोबाइल की पिन होती है फॉर इंस्टेंस, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर तो फ़ोन आपका लॉक्ड है, ठीक है, तो फिर तो ऑफ कोर्स उसको ब्रूट फोर्स करना पड़ेगा। वो भी फीचर होती है कि आप पासवर्ड को ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। अच्छा, या मतलब डिफरेंट कॉमन पैटर्न ट्राई करें। देखिए, लोगों के पैटर्न कॉमन ही होंगे ना। अगर आप पैटर्न की बात करें, सबसे वीक सिक्योरिटी पैटर्न की होती है। अच्छा। यस। तो और फिर अगर आप बायोमेट्रिक भी यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसके फॉल बैक पिन ज़रूर होता है। फॉल बैक पिन होता है, बिल्कुल। हाँ, कि आप पिन यूज़ करें या आप पैटर्न यूज़ करें। तो अगर तो आपकी डिवाइस लॉक्ड है और आपने चार्जिंग की हुई है तो होगा ये कि उसको पहले अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने चार्जिंग पे लगाया और आप साथ साथ इस्तेमाल भी करें तो आपने अनलॉक किया हुआ है, तो वो कीबोर्ड को एमुलेट करके सेकंड्स में मैलवेयर भी डिप्लॉय कर सकते हैं
और आपके पासवर्ड भी कॉपी कर सकते हैं, आपका डेटा भी कॉपी कर सकते हैं, आपकी पिक्चर्स भी कॉपी कर सकते हैं, बहुत बहुत कुछ हो तो सकता है। कहीं पे भी जाएं हैक फाइव OMG केवल अपनी देख लीजिएगा। वायर और अपना मोबाइल साथ, अपना वो मोबाइल जी चार्जर साथ लेके जाएं। जी। और जो फ्री वाईफाई हैं, स्पेशली जो एयरपोर्ट के ऊपर वाईफाई हैं, उसको इफ़ यू आर लाइक एन इंडिविजुअल इज एट हाई रिस्क, तो जो हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं उनको मैं यही कहूँगा कि वो, या पोलिटिकली एक्सपोज हैं फॉर इंस्टेंस, कि वो फ्री का वाईफाई भी यूज़ ना करें, क्योंकि वो एक कोट है ना कि देयर आर नो फ्री लंचेस। अच्छा, डिफरेंट मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, डिफरेंट मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, ये कितने सिक्योर होते हैं? इसमें हम अपना डाटा भी रख लेते हैं, पासवर्ड भी रख लेते हैं, चीज़ें भी रख लेते हैं। ये अगेन डिपेंड करता है कि आपने बिल्ट इन यूज़ कर रहे हैं मोबाइल वॉलेट्स या आप कोई थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हैं। कुछ थर्ड पार्टी हैं होते हैं जो कि साइलेंटली उनके अंदर पैसिवली बैकडोर भी ऑपरेट कर रहा होता है, लेकिन अगर आप फ़ोन का अपना प्रोप्राइटी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बल्कि अगर मैं बात करूँ तो ये जो NFT बेस्ड जो कार्ड्स हैं जो आजकल आ रहे हैं, सॉरी NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ये रिलेटिवली ज़्यादा सिक्योर हैं। अच्छा। यस, क्योंकि इनको इस्तेमाल करने के लिए, इनको पहली बात, इनको एक्टिवेट करने के लिए आपको एक सर्टन शॉर्टकट प्रेस करना पड़ता है। ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर आईफोन में है तो आप जो उसका साइड पे बटन है उसको 2 दफ़ा प्रेस करेंगे और उसके बाद फिर वो उसकी अनलॉकिंग होगी। वो अनलॉक होगा आपकी फेस आईडी से या पासवर्ड से, और उसके बाद आप टैप करेंगे डिवाइस पे। अगर आप गूगल पे को, एप्पल पे को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ फार मोर सिक्योर देन यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड या यूजिंग अ डेबिट कार्ड। मेरा अगला क्वेश्चन ये था, NFC का जो ऑप्शन है ये क्रेडिट कार्ड में भी होता है, डेबिट कार्ड में भी Yes, होता है, chip और मैं होती है। अक्सर जाता हूँ शॉपिंग मॉल पे, वहाँ पे मैं हल्का सा ऐसे कार्ड टच कराता हूँ, वो जो 3-4-5 हज़ार तक की तो जो होती है ना ट्रांजेक्शन, उसका तो वो पूछता भी नहीं है, कोई पेंशन कुछ नहीं पूछता, वो निकाल देता है। तो कार्ड मेरी पॉकेट में हो, कोई मशीन पीछे लगा दे, आके गुजर जाए, वो तो पैसे निकाल लेगा मेरे। और ऐसी डिवाइसेस हैं, ऐसी डिवाइसेस हैं, लोगों के साथ हुआ है। और इसीलिए फॉर इंस्टेंस जो मेरा फ़ोन है फॉर इंस्टेंस, इसमें मेरे ये क्रेडिट कार्ड्स रखे हुए हैं, बट जो ये इसका कवर है ये प्रिवेंट करता है RF रेस को। ठीक है। तो अगर कोई डिवाइस है जो कि फॉर इंस्टेंस एज अ क्रेडिट कार्ड टैपिंग मशीन इस्तेमाल हो रही है और उसको उसने रेप्लिकेट किया हुआ है उस डिवाइस को, तो वो इसके थ्रू पास थ्रू नहीं हो सकेगी। तो आम बंदे ने तो जो पॉकेट के अंदर, बैक पॉकेट में मोस्टली डाला होता है अपना वॉलेट, और वॉलेट के अंदर होता है आपका क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, तो अगर वो डिवाइस मेरे पास है और मैं सिर्फ उस बंदे के पास से गुजर जाता हूँ, हल्का सा डिवाइस को मैं उसके सामने करता हूँ, उसके मैं पैसे डिटेक्ट कर सकता हूँ बड़े आराम से। सही है, इसीलिए जो फ़ोन वाला मैकेनिज्म है ये ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि इसमें क्रेडिट कार्ड नंबर्स नहीं जाते। जब आप गूगल पे की बात करते हैं ना, गूगल पे यूज़ करते हैं, वो एक सर्टन ऑथेंटिकेशन कोड है जो कि नेगोशिएट होता है दरमियान में, उसमें आपके क्रेडिट कार्ड के जो नंबर्स होते हैं वो ट्रैवल ही नहीं करते होते। तो जहाँ कोई मौका मिले आप फ़ोन की ऑथेंटिकेशन को इस्तेमाल करें। और बहुत सारे केसेस में हमारी जो आवाम है वो क्या करती है कि डिफरेंट फूड मंगवाई है उन्होंने, फूड वाली ऐप्स हैं, उससे उन्होंने फूड ऑर्डर कर दिया, तो अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, अपना डेबिट कार्ड नंबर दे दिया, उसमें डिटेल दे दी, वो खुद ही कट कर लेता है उसको, फेसबुक पे अपना वो दे देते हैं ऐड वगैरह चलाने के लिए, और फेसबुक वाला तो है वो जितनी मर्जी पेमेंट काट लेते हैं, वो तो आपसे OTP भी नहीं आता उसका जी। स्पेशली अगर आप फेसबुक पे इंटरनेशनली जो ज़्यादा खतरनाक होता है, जी। जिसको ट्रैक भी नहीं किया था, उसका OTP भी नहीं आता, तो उससे किस तरह बचा जाए? तो हमने जिन जिन वेबसाइट पे अपना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड नंबर दे दिया है, अब वहाँ से हमने जान छुड़ानी है, तो क्या करें हम? चेंज करवाते रहें अपने डेबिट कार्ड, हर 2-3 महीने के बाद आप अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है ना, आप हाँ उनको बताएं कि इट वाज स्टोलन और आप लॉस्ट इट, और उनको कहें कि आपको नया इशू करें। दूसरा ये है कि ऐप्स आपको आजकल वर्चुअल कार्ड जनरेट करने की भी परमिशन देती हैं। अच्छा। पाकिस्तान में मैंने देखा कुछ ऐप्स हैं, तो वर्चुअल कार्ड इस्तेमाल करें। और बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो कि जिस पे आप अपना अकाउंट लिंक करेंगे और वो आपको वन टाइम जो कार्ड है, जिस तरह वन टाइम पिन होती है, तो इसी तरीके से जो वन टाइम वर्चुअल कार्ड जनरेट करने की एबिलिटी देती है, और वो आप ट्रांजैक्शन करें और ट्रांजैक्शन होने के बाद उसका सारा का सारा डेटा जो है ना वो बैकएंड से डिलीट हो जाता है। ये सबसे सिक्योर मैकेनिज़्म है करने का। अब अगर आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो
फ्रॉड के केस में स्टेट बैंक की पॉलिसी है कि बैंक्स लाइबल हैं और आपको वो पे करेंगी, लेकिन उसमें एक कंडीशन है। ओके। अब आपने फेसबुक की बात की, फेसबुक पे मैंने पहली दफ़ा गया और मैंने फेसबुक के ऊपर OTP फर्स्ट टाइम OTP ज़रूर वेरीफाई करता है। फर्स्ट टाइम आपने वेरीफाई किया, उसके बाद रिकरिंग चार्ज अगर लग गया आपके पास तो आप डिस्प्यूट में जाएंगे, तो बैंक कहेगा कि आपने पहली बार OTP से इसको अप्रूव किया है, अब जो है ना आपको उसका रिफ़ंड नहीं मिल सकता, अब आप फेसबुक से ही रब्ता करें उसके रिफ़ंड के लिए। तो बी वेरी ऑफ दैट। और ऐसा हो चुका है मेरे साथ भी, 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है। तो फिर मैंने क्या किया, ये है कि मैं अपने जितने भी कार्ड्स हैं उनको, उनकी जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है उनको मैं डीएक्टिव रखता हूँ अनलेस व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि बैंक की ऐप पे जाके अगर हमारा अकाउंट है तो हमें उसको फिर जब हमने कार्ड यूज़ किया उसको रखें, बाकी फिर ऑफ कर दें। यस, तो आजकल जो बैंक्स की ऐप्स हैं वो भी ये परमिशन दे रही हैं आपको, यूज़र्स को उन्होंने परमिशन देना स्टार्ट कर दी है कि आप अगर कार्ड को डीएक्टिवेट रखना चाहें तो आप डीएक्टिवेट रखें। क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह होता है कि वो रेस्टोरेंट्स में जाते हैं और या वो फ्यूल रिफ़िल करवाने जा रहे हैं तो वो अपना कार्ड दे देते हैं। अब वो कार्ड ले जाता है और वो कार्ड ले जाके उसकी डिटेल्स नोट कर लेता है और नोट करके वो वेबसाइट्स के ऊपर ट्रांजेक्शंस जो है ना वो कर लेते होते हैं। यानी अगर हम अपना कोई पेट्रोल पंप पे जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, हमें अपना कार्ड जो है वो अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। अपने सामने रेस्टोरेंट्स में बहुत सारे लोगों के साथ ये काम हुआ है। रेस्टोरेंट में जाते हैं, जी सर आप कार्ड दें, क्योंकि उसका उनको कहें कि आप CVV मशीन नंबर इधर बैक लेकर आए साइड पे भाई। जो होता है वो तो हाँ, वो तो देख लेते हैं वो। हाँ, लेकिन उसको फिर एक और काम भी हुआ है क्योंकि समटाइम्स इट सीम्स रूड कि आप किसी को कहते नहीं मशीन इधर लेकर आओ। तो उसका तरीका ये है कि आप CVV जो कोड है ना उसको मिटा दें और खुद याद रखें, और जो अपने पीछे अपने वाला दिल में कोड रखें उसको। उसको अपने दिल में रखें। हाँ, उधर से उसको मिटा दें, उसकी जितनी भी यादें हैं ना जो वो 3 वर्ड होते हैं, तीन डिजिट्स का होता तीन है, कैरेक्टर होता है। जी जी 3 जी, कैरेक्टर्स का CVV। होता है, वो याद रख लें। अमेरिकन एक्सप्रेस का 4 कैरेक्टर का होता है, फ्रंट पे होता है। वैसे नॉर्मल वीज़ा और मास्टर कार्ड का जो है ना 3 कैरेक्टर्स का होता है। जी तो ये एहतियात बहुत ज़रूरी है, इससे तो पूरा कार्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। यस। और एक चीज़ और है, मैं लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करें डेबिट कार्ड की जगह। दैट्स कॉन्ट्री टू व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल वुड से। और उसकी वजह यह है कि क्रेडिट कार्ड पे जो इंश्योरेंस होती है बैंक की वो एक डिफरेंट होती है इंश्योरेंस, और उस पर रिस्क डिफरेंट होता है। डेबिट कार्ड में आपके तो पैसे कट गए एक दफ़ा, अब आपको उनको रिकवर करवाना होगा। क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो आप डिस्प्यूट में चले गए, जब तक वो डिस्प्यूट में एक ट्रांजेक्शन चली जाए तो वो आपकी स्टेटमेंट पर रिफ्लेक्ट नहीं होती है। स्टेटमेंट पर रिफ्लेक्ट। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आप सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।